तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि गोचेंग को एक नया मास्टर मिल गया था। वो बात अलग है कि दोनों ही एक दूसरे को सेंडी लगाना चाहते हैं। उतने में ही जियान को बार बार यहाँ पे यही बात खटक रहे थे कि गोचेंग यहाँ पे लैन के साथ में क्या बात कर रहा था, कहीं वो असली डिमोनिक सक्सेसर तो नहीं और बाद में वो उल्टा इन लोगों की बिल्डिंग सेट कर दे। इसलिए वो डायरेक्ट गोचेंग से पूछते हैं कि तुम डिमोनिक आर्ट्स को प्रैक्टिस करते हो क्या तुम भूल गए हो कि अगर सभी लोगों को पता चल गया कि तुमने क्या किया है तो फिर वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे, जिसके बाद तुम हम सभी लोगों को मार दोगे ताकि तुम खुद को और भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बना सको। जिससे गोचेंग काफी ज्यादा हैरान हुआ था। हैरान क्या भाई, कुछ भी नहीं हुआ था, उसके चेहरे पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं था और यहीं पे हमारा वीडियो खत्म हो गया था। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जियान आगे से और भी ज्यादा रोने लगती है और सिसक सिसक के कहती है, मैं हमेशा से तुम्हारे पर विश्वास करती हूँ, शुरू से सभी लोगों से पहले भी। जिसपे गोचंग उसे यहाँ पे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई? और कभी ऐसा दिन आता भी है कि मैं सभी लोगों का दुश्मन बन जाता हूँ तो मैं इस बात को पक्का करूंगा कि मैं तुम सभी लोगों से अपनी दूरियां बना लूं ताकि वो लोग तुम्हें यहाँ पे परेशान न कर सके और वो लोग सिर्फ मुझे ही परेशान करें। और अगर मैं ये सब कुछ नहीं कर पाया तो फिर तुम ही मुझे मार देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मरने मारने की बात सुन के जियान के तोते उड़ जाते हैं और गोचंग उससे कहता है क्यों, ये ठीक रहेगा ना? जिसपे जियान दूर हटते हुए कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें थोड़ी ना मार सकती हूँ। वजह सुनो, क्योंकि तुम्हारे पास काला दिन है, ब्लैक हार्ट है, तुम्हारा खून भी गंदा है। तुम्हारे मारने के चक्कर में अगर मैं अशुद्ध हो गई तुम्हारे खून से तो ये तो सीधा यहाँ पे भेदभाव पे आ गई। भाई बहन वाला प्यार है। देखते ही कहते नहीं कि मुंह कितना सड़ा हुआ है, फेस वॉश लगा के क्या कर लोगी। इसके जवाब में बहन भी आगे से कहती है कि कुछ भी कर लो, लोगोगे तो सुअर ही। इस पे तो गोचंग भी हैरान हो गया था कि इतनी गंदी कौन बेइज्जती करता है। जिसके बाद ये दोनों ही एक सेकंड तक चुप रहते हैं। वो पे जियान उसे कहती है कि ये सब कुछ यहाँ पे डेमोनिक हार्ट के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहा है ना। जिसपे गोचंग आगे से कहता है, एक मिनट, ये तो अच्छा बहाना है, यही चिपका देता हूँ। जिसपे आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि मैं ये तुम्हें पहले से ही बताना चाहता था, मैं कई सालों से यहाँ पे डेमोनिक हार्ट की वजह से यहाँ पे सफर कर रहा हूँ, लेकिन अब कोई बात नहीं है, मैंने उसे सहने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। तो फिर अब तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं कभी तुम लोगों को यहाँ पे नुकसान पहुंचाऊंगा, खासकर तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। इस पे जियान उसे कहती है कि तुमने ये हम लोगों को पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें सारा बोझ अपने कंधों पे अकेले लेके चलने की जरूरत नहीं थी। जिसपे गुचंग आगे से कहता है कि मिंग को पता है इस बारे में। जिसपे जियान का मुंह बन जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि गुचंग कहेगा कि मैंने तुम्हें बता तो दिया, होता नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। गुचंग के लिए मिंग है, जियान बाद में आती है। इसीलिए वो आगे से चीखते हुए कहती है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी बहन से ज्यादा जरूरी हो गई और मैं तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे मरी जा रही थी, कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, कहीं तुम मरने तो नहीं वाले, जाओ जाके अपनी बीवी के पास ही रहो। जिसपे गुचंग आगे से मुस्कुराता रहता है बस। जिसके बाद वो जियान से कहता है, चलो बहुत हो गया, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी लेजेंडरी पंछी को लो, जाके खेलो जाके। इसके बाद वो लेजेंडरी पंछी से कहता है कि तुमसे तो मिले हुए कई महीने हो गए हैं, खा खा के मोटा रहे हो, वजन कम करो अपना, घी कम खाओ। जिसपे लेजेंडरी पंछी आगे से चिल्लाते हुए कहता है, तेरे बाप का खाया है क्या बे मदरबोर्ड। जिसके बाद अगला सीन डिवाइन डोमेन का होता है, जहाँ पे इस समय गुचेंग का मास्टर एंट्री मारने वाला है। वहीं पे हम लोग लाओसन को देखते हैं और उनकी जो एंसेस्टर थी वो यहाँ पे हेवनली डिमोनिक बुल किंग को देख रही थी, जो कि यहाँ पे होंगे के सामने सरेंडर कर चुका था डिमोनिक माउंटेन के अंदर। इसीलिए लाओसन यहाँ पे अपने एंसेस्टर से पूछती है कि आप इसको जानती हैं क्या, ये आपके टाइम से आता है। जिसपे एंसेस्टर आगे से बताती हैं कि ये शायद से मुझसे भी बड़ा होगा और मुझसे भी स्ट्रांग भी। जिसके बाद यहाँ पे डिमोनिक किंग के जितने भी बच्चे थे, बेसिकली ये जो बुल है इसको बुल किंग बोलेंगे हम लोग, डिमोनिक किंग तो नहीं बोल सकते। फिर उसका जो चमचे थे वो सभी कहते हैं कि देखो गुचंग आ गया। जिसके बाद गुचंग यहाँ पे आता है और उन सभी लोगों को वेलकम बोलता है और थैंक यू बोलता है यहाँ पे उसके मास्टर का इंतजार करने के लिए। वहीं पे हम लोग लाओसन को देखते हैं जो कि अपने एंसेस्टर को बताती है कि यही गुचंग है जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही थी। जिसपे लाओसन के एंसेस्टर भी आगे से ये कहती है कि ये भी काफी ज्यादा यूनिक है, मैं भी यहाँ पे इसको अच्छे से देख नहीं पा रही हूँ, शायद से ये कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो गुचंग की कल्टीवेशन को नहीं देख पा रही। वहीं पे हम लोग बुल किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे गुचंग को जैसे ही देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसका चेला आगे से पूछता भी है कि बुल किंग आपको हुआ क्या है। वहीं पे बुल किंग गुचंग को देख के इसलिए हैरान हो गया था क्योंकि उसने यहाँ पे गुचंग जैसे किसी आदमी की पेंटिंग अपने यहाँ पे मेंशन के अंदर देखी थी, जो उसको यहाँ पे फॉरबिडन एरा के किसी एंसेस्टर ने पीछे छोड़ के गया था। ऑफ कोर्स ये और कोई नहीं, हमारा डिमोनिक एंसेस्टर ही था, यानी कि गुचंग का ओजी वर्जन। सॉरी मैंने एंसेस्टर बोल दिया, एम्परर बोलना चाहिए था, हैरान ना होना। इसीलिए बुल किंग अपने मन के अंदर सोचता है कि दोनों के बीच में कुछ लेना देना तो नहीं है। जिसके बाद हम लोग पीले बुड्ढे को देखते हैं जो कि कासाना को देख के आगे से कहता है कि तुम लोग लेट हो, ये मत कहना कि तुम लोग यहाँ पे अपने वादे से पीछे हटने वाले हो। वहीं पे हम लोग गोल्डन सिसाटा को देखते हैं जो कि कासाना से कहता है कि ये गुचंग है जिसको यहाँ पे आपको चेक करना है, इसे जल्दी से चेक करिए, बताइए कि आपने क्या देखा। हालांकि ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर आ जाता है जो कि अपनी एबिलिटी का हल्का सा नमूना दिखाता है, लेकिन उसकी पावर के आते ही यहाँ पे सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं जिनका कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा लो था। बेसिकली ट्रू इमॉर्टल रियलम पे जितने भी यहाँ
पे कल्टिवेटर्स थे वो सभी यहाँ पे अपनी जगह पे फ्रीज हो गए थे। जैसा कि रिकार्नेशन मास्टर ने बताया था कि वो यहाँ पे अपनी डोमेन के अंदर टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है और लाइफ के साइकिल को भी। हालांकि ये दोनों यहाँ पे फ्रीज नहीं हुए थे, लेकिन इन्हें भी यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था। बुल्किंग तो इस प्रेशर को यहाँ पे होंगी के साथ में कंपेयर करता है कि उसे यहाँ पे इतना डर तभी लगा था जब उसने पहली बार यहाँ पे होंगी को गुस्से में देखा था। खैर कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर अपनी डोमेन को यहाँ पे बंद कर देता है, तो जितने भी इमॉर्टल लेवल के एक्सपर्ट्स थे वो सभी होश में आ जाते हैं। लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान थे कि यहाँ पे अचानक से क्या हुआ था। तभी उनमें से एक बुढ़ा आगे से कहता है, सामने देखो, एसेंट हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन यहाँ पे आ चुका है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि गोचेंग का बना बनाया मास्टर यहाँ पे आ जाता है, तो सभी लोग उसे यहाँ पे ग्रीट करते हैं, खासकर गोचेंग। वह पे ये चतुर्मानो सबसे पहले चेक करता है कोई तगड़ा बंदा तो नहीं यहाँ पे कि खुद की फील्डिंग सेट हो जाए, और जब इसे यकीन हो जाता है कि कोई तगड़ा बंदा नहीं, तो ये उन लोगों से कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं मुझको। हम सभी लोग कल्टिवेटर ही तो हैं, कोई हमसे ऊंची कल्टीवेशन पोस्ट पे है तो कोई उससे नीचे, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सभी लोगों ने कड़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए, इसलिए तुम लोगों को मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं है। वेपन ऑफ फिनिक्स लेडी और साथ में प्रिंस ऑफ सिक्स क्राउन को देखते हैं, और उनका भी यहाँ पे प्रेशर की वजह से बुरा हाल था। इन लोगों को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। ये लोग यहाँ पे कुल्लून माउंटेन के ऊपर जो एक्सपीरियंस किया था, बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग मास्टर आ गया था ना, जिसका प्रेशर कुछ ज्यादा ही था, तो ये लोग उसके खिलाफ में जीत नहीं पा रहे थे, और उसने इजिली यहाँ पे कई सारे लोगों को मार गिराया था। तो प्रिंस ऑफ सिक्स क्राउन आगे से यहाँ पे उसी का कंपैरिजन यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर के साथ कर रहा था कि उनके मुकाबले में ये तो एक भेड़िया है, भेड़िया। कह तो रहा है कि हम सभी लोग एक बराबर हैं, लेकिन ये साला अपने किलिंग इंडियन को ऐसे रिलीज कर रहा है जैसे कि कुछ भी ना हो। यहाँ तक कि हेवेली डॉ भी इसको यहाँ पे सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि गोचेंग जैसा जीनियस भी यहाँ पे इसको अपना मास्टर बुला रहा है। हेवेली डॉ यहाँ पे एक तरीके से फिल्टर की तरीके काम करता है। बेसिकली जिसकी कल्टीवेशन ज्यादा है तो वो उसको यहाँ पे लो कर देता है ताकि बैलेंस बना रहे। रिकार्नेशन मास्टर उन सभी लोगों से कहता है, मुझे पता है कि तुम सभी लोग मुझे देखने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट इनक्लेमिटी का भी इशू है जिसको हमें यहाँ पे हैंडल करना है। गोचेंग ने मुझे इस बारे में पहले से ही बता दिया है, तो फिर मैं यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा और तुम लोगों की मदद करूंगा ताकि अपरियलम दोबारा से यहाँ पे शांति में जा सके। जिसपे परियलम वाले आगे से यही बात बोलते हैं जो हर कोई बोलता है रिस्पेक्ट देने के लिए और याद रखने के लिए कि अगर आप हमारे लिए इतना सब करेंगे, हमारी मदद करेंगे, तो हम भी आपके लिए यहाँ पे डिवाइन पैलेस के अंदर स्टैचू बनाएंगे और आपके नाम से यहाँ पे पूजा करेंगे और हमेशा आपको याद रखेंगे। वहाँ पे ये फैन के अंकल भी आए हुए थे, ये क्लाइंट के अंकल, जो कि यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर से कुछ कल्टीवेशन के बारे में सवाल करना चाहते थे। जिसपे रिकार्नेशन मास्टर आगे से खुशी खुशी कहता है कि पूछो ना यार, मैं तुम सभी लोगों के जवाब दूंगा। तो उसको देख के गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये साले सच में इसकी बात के ऊपर यकीन करेंगे, मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। जिसके बाद अगला सीन कुछ मिनटों के बाद का होता है जहाँ पे सवाल जवाब खत्म हो चुके थे। तो फिर गोल्डन सिसाडा आगे बढ़ता है जो कि रिकार्नेशन मास्टर से कहता है कि यहाँ पे कुछ और चीज है जो कि वो समझना चाहता है, और वो चाहता है कि रिकार्नेशन मास्टर यहाँ पे उसे समझने में मदद करे। जिसपे जो स्ट्रॉन्ग लोग थे वो सभी आगे से कहते हैं कि तुम बुद्धा माउंटेन के बस एक जूनियर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे अपनी लाइन से बाहर बोलने की। जिसपे फिनिक्स लेडी अपने मन के अंदर सोचते हैं गोल्डन सिसाडा बौखला तो नहीं गया ना कहीं गोचेंग से हारने के बाद में, कुछ भी बोले जा रहा है। जिसपे केसाना यहाँ पे गोल्डन सिसाडा की साइड लेते हुए कहता है कि ये भी यहाँ पे हमारे बुद्धिसत्व व बुद्धा माउंटेन का ही हिस्सेदार है, तुम्हें क्यों नहीं लगता है कि ये यहाँ पे बोलने के लिए लायक नहीं है। जिसपे रिकार्नेशन मास्टर आगे से यहाँ पे कहता है, अरे बोलो यार, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है बोलो। इस पे गोल्डन सिसाडा आगे से कहता है कि आपको पता है कि डेमोनिक सक्सेसर का लेना देना आपके सक्सेसर के साथ में है। जिसपे ये तो हैरान होकर बड़ा वैसे कहता है, क्या गोचेंग का यहाँ पे लेना देना हमारे डेमोनिक सक्सेसर के साथ में है? ये साला डेमोनिक टेक्निक्स भी प्रैक्टिस करता है क्या? कभी देखा तो नहीं से कुछ करते हुए। जिसपे गोचेंग आगे से कहता है, ये लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं मास्टर, देखो कितने ज्यादा अजीब लोग हैं ये लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाए ही जा रहे हैं, लगा ही जा रहे हैं, इसके बजाय कि वो लोग यहाँ पे डेमोनिक सक्सेसर को पकड़े जो कि अभी भी यहाँ पे खुला घूम रहा है। जिसपे गोल्डन सिसाडा डायरेक्ट यहाँ पे गोचेंग से कहता है कि अभी भी काफी ज्यादा धीरज बनाए रखे हुए हो, इतने एक्सपर्ट्स के सामने भी एक्टिंग के मामले में तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन आज अगर तुम यहाँ पे एक्सपोज हो गए तो फिर तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। जिसपे गोचेंग आगे बढ़ता है और वो आगे से कहता है, ऐसा क्या? तो फिर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हो उसका यहाँ पे परिणाम भी होगा। अगर तुम मेरे ऊपर यहाँ पे इसी तरीके से इल्जाम लगाते रहते हो बिना किसी वजह की, बिना किसी सबूत के, तो फिर तुमको यहाँ पे परिणाम झेलना पड़ सकता है, जिसके बाद तुम जिंदा रहो या फिर मुर्दा उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिसपे गोल्डन सिसाडा आगे से लाइन पढ़ के आया था, वो आगे से कहता है कि ये मैटर यहाँ पे डेमोनिक सक्सेसर का है, मुझे लगता है कि हम लोगों को ये चीजें यहाँ पे एंसेस्ट्रल अंकल्स के ऊपर छोड़ देनी चाहिए और डेमोनिक सक्सेसर रिकार्नेशन मास्टर के ऊपर भी। वो लोग डिसाइड करेंगे कि तुम यहाँ पे डेमोनिक सक्सेसर हो या नहीं, जिसके बाद अपरियलम पूरी तरीके से यहाँ पे सेफ हो जाएगा। जिसपे सिंह वाला बुड्ढा यहाँ पे गोचेंग से कहता है कि इतना ज्यादा यहाँ पे तुम्हें बुद्धिसत्वा को डराने की जरूरत नहीं है, यानी कि गोल्डन सिसाडा को। अगर तुम यहाँ पे इनोसेंट हो तो फिर उन्हें तुम थोड़ा सा चेक करने क्यों नहीं देते। जिसपे गोचेंग उसे कहता है, एक आंख वाले बुड्ढे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि ये लोग मेरे पीछे नहा धो के पड़े हैं, पता नहीं कितने दिनों से मेरे बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं, और मैं चुपचाप बैठा थोड़ी नहीं रह सकता, ये लोग मेरे बारे में झूठी अफवाह फैला रहे हैं तो उसको सुनता थोड़ी ना रहूंगा। अब यहाँ पे चलेंगी पुरानी बातें, और अगर तुम्हें याद नहीं है तो फिर तुम याद करके आओ, पुरानी वीडियो देखो जाके। गोल्डन सिसाडा यहाँ पे गोचेंग से कहता है कि तुमको ये
येलिंग नाम का बंदा याद है? गोचेंग आगे से कहता है ऑफ कोर्स मुझे वो याद है। येलिंग वही बंदा था जिसने यहाँ पे टाइगर क्लैन के गैंगस्टर को मारा था ईस्ट एंड हेवनली डाउ सिटी के अंदर, मारा जबकि इसने था। जिसके बाद वो यहाँ पे प्रिमोर्डियल डिवाइन लैंड्स के अंदर घुस गया था। जिसके बाद वो यहाँ पे प्रिमोर्डियल डिवाइन लैंड के अंदर घुस गया था और अपने चेहरे के ऊपर नकाब लगा के वो यहाँ पे पता नहीं कितने सारे एंसेस्ट्रल क्रॉप्स के अंदर गया था और उन सभी को यहाँ पे पूरी तरीके से निचोड़ लिया था और उनको यहाँ पे एब्सॉर्ब कर लिया था ताकि वो खुद की यहाँ पे ओरिजिन एसेंस और अपनी ताकत को बढ़ा सके। लेकिन वो आखिर में मुझसे भिड़ गया और क्योंकि उसके पास यहाँ पे कई सारे ट्रिक्स थे तो फिर वो मुझसे यहाँ पे बच के भाग निकला। तो अपन लोग वैंग के भाई बहनों को देखते हैं और उन्हें यहाँ पे येलिंग याद आ रहा था क्योंकि ये भी वहीं पे थे। गोल्डन सिसाडा आगे से कहता है तो आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे येलिंग ही असली डिमोनिक सक्सेसर था। गोचेंग आगे से कहता है कि नहीं था क्या वो? जिस पे गोल्डन सिसाडा आगे से कहता है लेकिन येलिंग की एक अलग पहचान भी थी, वो यहाँ पे हेवनली एम्परर ऑफ रिकार्नेशन का असली सक्सेसर था। जिस पे एक सिंह वाला बुड्ढा आगे से कहता है रिकार्नेशन मास्टर कुछ तो बोलिए, क्या ये बात सच है? जिस पे ये अपनी सोच में चला जाता है कि ऐसा भी था क्या। जिसके बाद गोल्डन सिसाडा आगे से कहता है कि येलिंग मरा नहीं था तो फिर उसकी यहाँ पे रिकार्नेशन वाली लेगेसी गोचेंग के हाथों में कैसे आ गई, जो कि एकदम सही सवाल है भाई। लेकिन मुझे ये बताओ कि साला इनको कैसे पता चला कि येलिंग यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर का सक्सेसर है? ये इन्फॉर्मेशन इनको मिली तो मिली कहाँ से, बस मुझे ये बताओ, मैं वो जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। पीछे से पीला वाला बुड्ढा आगे से कहता है गोचेंग ये तो सही बोल रहा है, तुम इस बारे में क्या कहोगे? कहे तुम्हें तो यहाँ पे डेमोनिक सक्सेसर नहीं, जिसके बाद तुमने यहाँ पे येलिंग को मार दिया और उसकी लेगेसी को यहाँ पे चुरा लिया और सबसे ये कह दिया कि वो भाग निकला, जो कि एकदम सही बात है बुड्ढे, तुमने सही बोला है, बस सबूत नहीं है तुम्हारे पास। बोलने को तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मेरे 6 रिलेशनशिप थे, हाँ वो बात अलग है कि सिर्फ एक तरफा थे। गोचेंग आगे से कहता है यहाँ पे रिकार्नेशन वाली लेगेसी एक एशियन टलिस्मन के अंदर थी जिसको मैंने यहाँ पे येलिंग को हराते हुए हासिल किया था, इसमें कौन सी अजीब बात है? इस पर तो रिकार्नेशन मास्टर भी थोड़ा सा यहाँ पे अचंभित हो जाता है क्योंकि रिकार्नेशन तलिस्मा उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। तो फिर एक बार तो वो भी सखा जाता है कहीं ये साला असली में तो डिमोनिक सक्सेसर नहीं, और वो भी अपने मन के अंदर सोचता है कि इसके पास भी कई सारे ट्रिक्स छुपी हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से अभी इसका समय नहीं आया है कि ये परियलम के अंदर मारा जाए। इन बेवकूफों को अंदाजा तक नहीं कि गू फैमिली कितनी ज्यादा भयानक है, अगर उन्होंने यहाँ पे आतंक मचा दिया तो पूरा परियलम कांप उठेगा। फिर उसके बाद में जो रक्तपात होगा उसमें सिर्फ गू फैमिली के हाथ गंदे होंगे क्योंकि बहेगा तो सिर्फ दूसरों का। बढ़िया डायलॉग है ना, मैंने बनाया है अभी। रिकार्नेशन मास्टर हमें यहाँ पे अपने प्लान का थोड़ा सा अंदाजा दे देता है कि वो गोचेंग को झांसा देगा और उसे दूसरे रियलम लेके जाएगा और बाद में उसको वहीं पे ही कंज्यूम कर लेगा। ये तो गोचेंग का प्लान हुआ ना, तेरा कैसे हो गया? जिसके बाद में रिकार्नेशन मास्टर आगे बढ़ता है और वो गोचेंग को कवर करते हुए कहता है सुनो भाई, क्या तुम लोगों को सच में लगता है अगर यहाँ पे गोचेंग को सानी की मेरे डिसेबल के साथ में कुछ गड़बड़ होती तो फिर मुझे पता न चलता? कहने की रिकार्नेशन मास्टर ने तो कह दिया कि भैया मेरा लोंडा साफा चट है, इसने कोई पाप नहीं किए, जबकि छोटी गंगा बोल के नरिया में वही कूदा है। लाउसन आगे से कहते हैं कि जब यहाँ पे हेवनली एम्परर ने खुद ही कह दिया है कि उन्हें यहाँ पे गोचेंग के अंदर कोई भी मिलावट नहीं दिखाई दे रही डिमोनिक सक्सेसर वाली, तो फिर उनसे बड़ा सबूत यहाँ पे और कौन हो सकता है? वहीं पे डायो की जो प्रिंसेस थी वो भी आगे से कहती है कि उसे भी गोचेंग के ऊपर यकीन है, पर डायो की प्रिंसेस का नाम भूल गया हूँ। उतने में किसान आगे बढ़ते हैं और वो यहाँ पे कहते हैं तो फिर मुझे जरा सी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने दो। मेरी जो धर्माइक एबिलिटी है वो यहाँ पे किसी के भी पास्ट एंड फ्यूचर को देख सकती है, मुझे यहाँ पे गोचेंग के ऊपर काली नजर मारने दो। इसके बाद किसान आगे से अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं चलो देखते हैं कि ये एक डिवाइन है या फिर एक डीमन। हालांकि किसान जब अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं तो वो खून के आंसू रो देते हैं क्योंकि वो यहाँ पे गोचेंग को देख के पूरी तरीके से घबरा गए थे। जिसके बाद उनके ऊपर यहाँ पे ब्लैक लाइट पड़ता है और वो अपने मुंह से यहाँ पे खून की पिचकारी मारते हैं, जिसको देख के गोल्डन सिसाडा आगे से यहाँ पे जज बन जाता है। वो आगे से कहता है देखा मैं सही था, ये साला है ही कमीना, इसने मेरे यहाँ पे एंसेस्ट्रल अंकल को हर्ट किया है ताकि किसी को पता न चले कि ये एक डिमोनिक सक्सेसर है। जिसपे गोचेंग आगे से कहता है गेंडे बुड्ढे को कुछ बोल तो लेने दे पहले, तू ही पहले जज बन गया। जिसके बाद हम पीले बुड्ढे को देखते हैं जो कि आगे से पूछते हैं तुमने क्या देखा, कि इसमें डिमोनिक सक्सेसर है? तो किसान आगे से बताते हैं उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। इस पे गोल्डन सिसाडा के सबसे पहले तोते उड़ते हैं और पीला बुड्ढा आगे से कहता है जब तुमने कुछ भी नहीं देखा तो फिर ऐसे कहे रिएक्ट कर रहे हो कि तुमने यहाँ पे सीधा एब्स्टीन फाइल और डीडी पार्टी दोनों एक साथ देख लियो आपस में मर्ज होते हुए। इस पे किसान आगे से बताते हैं कि ये पहली बार है जब वो किसी ऐसे से मिले हैं जिसका वो यहाँ पे पास्ट और फ्यूचर देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि जिनका कल्टीवेशन लेवल यहाँ पे उनसे भी काफी ज्यादा लो है, यानी कि गोचेंग का जो कल्टीवेशन लो है बाहरी रूप से वो यहाँ पे किसाना से लो है, लेकिन तब भी वो यहाँ पे गोचेंग के पास्ट और फ्यूचर को नहीं देख पा रहे हैं। मेरी तो यहाँ पे दो थ्योरी है। पहले तो भाई गोचेंग एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुका है, हमें उसके असली कल्टीवेशन के बारे में पता है कि बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए किसाना नहीं देख पाए। और मेरी दूसरी थ्योरी ये है कि गोचेंग इस वर्ल्ड का है ही नहीं। फर्स्ट एपिसोड याद करो जब ये सीधा गोचेंग की बॉडी के अंदर यहाँ पे सोल के रूप में ट्रांसमिग्रेट हुआ था, सिस्टम ने इसे बताया था कि तुम किसी विलन की बॉडी के अंदर आगे हो, अब तुम्हें कौन सी बागडोर उठानी है ये तुम्हें चूज करना है। मैंने किसी के कमेंट में एकदम डिटेल में समझाया था, वो तो भाई उसकी छठी इंद्री खुल गई होगी गोचेंग के बारे में, उसे इतने गहराई में समझा दिया मैंने। मुझे ये पिन कर देना चाहिए था कमेंट, इस वीडियो में कर दूंगा पैसा ही पैसा। जिसके बाद गोचेंग गोल्डन सिसाडा से कहता है कि देखो तो तुमने कितनी जल्दी मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया था, जबकि किसाना तो कुछ बोले भी नहीं थे। ऐसा लगता है कि तुम सच में मुझसे नफरत करते हो और मेरे खिलाफ यहाँ पे कुछ करना चाहते हो। इस पे गोल्डन सिसाडा के पास कहने तो कुछ भी नहीं था, तो वो आगे से कहता है कि अगर तुम सच में इनोसेंट हो तो फिर तुम्हारे ऊपर फॉरबिडन
फॉरबिडन रिस्ट्रिक्शन क्यों है? क्यों बाकी लोग तुम्हारे पास्ट और फ्यूचर को नहीं देख सकते? अबे नहीं देख सकते भाई, नहीं देख सकते। कोई चाहता है कि तुम्हारी प्राइवेसी के अंदर कोई उंगल करे? इसके बाद ये अपने ही ओपिनियन में कहता है कि वो लोग इस बात को यहाँ पे नहीं भुला सकते कि गुचेंग यहाँ पे अभी भी डेमोनिक सक्सेसर हो सकता है। जिस पे ये फैन केंगल आगे से कहते हैं, गोल्डन सिसाडा, अब तुम्हें यहाँ पे अपने एजेंडा को पुश कर देना बंद कर देना चाहिए। हर एक कल्टिवेटर के पास उनके खुद के सीक्रेट होते हैं, तुम्हारे पास तो खुद के ही सीक्रेट होंगे ना। इस तरीके से तुम यहाँ पे गुचेंग के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते सिर्फ थोड़े बहुत यहाँ पे बेसिस पे कि गुचेंग यहाँ पे डेमोनिक सक्सेसर है। वहाँ पे सभी लोग गोल्डन सिसाडा से कहते हैं कि तुम लोगों का बुद्धा माउंटेन इस तरीके काम नहीं करता है, तुम क्यों कर रहे हो? वहाँ पे सिंह वाला बुड्ढा अभी भी गुचेंग के खिलाफ ही बोल रहा था ये कहते हुए, लेकिन गोल्डन सिसाडा ने जो कुछ बोला उसकी बात में थोड़ी तो सच्चाई है। ये बुड्ढा मार खा के ही मानेगा। गुचेंग मिला कि बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। खैर इसके बाद लॉसन आगे बढ़ती है जो कि गुचेंग के फेवर में कहती है कि तुम सभी लोग गुचेंग के ऊपर बेफालतू के क्राइम के इल्जाम लगा रहे हो और सबूत तुम्हारे पास ढेले भर के नहीं है। वहीं पे हम लोग डायो की प्रिंसेस को देखते हैं और ये मन के अंदर सोच रही थी कि अगर मैं गुचेंग के ऊपर अभी इल्जाम लगाऊं तो क्या होगा, डायनेस्टी तुम्हारी तबाह होगी। उतने में हम लोग यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर को देखते हैं जो कि आगे से चीखते हुए कहता है बस करो तुम लोग। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी पावर का हल्का सा नमूना उन्हें दिखाता है तो वो सभी घबरा जाते हैं और वो उन लोगों से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यारे चहीते और दुलारे डिसाइबल के ऊपर शक करने की? तुम में से कोई भी यहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। जिसके बाद वो अपना सारा गुस्सा यहाँ पे बुद्धा माउंटेन के ऊपर निकालने ही वाला था, उतने में ही केसाना रिकार्नेशन मास्टर से कहते हैं शांत गदाधारी भीम शांत, अपना गुस्सा पी जाइए और गाइए और गुनगुनाइए कि मैं तो चली सौतन के चलिए। भाई सब मेरे मन के अंदर रैंडमली आता है, मैं सोचता नहीं कुछ भी। खैर ये लोग यहाँ से कट लेते हैं ये कहते हुए कि आज का एजेंडा यही खत्म होता है, हम लोग चलते हैं, अगली बार दोबारा आएंगे आग लगाने। वहीं पे वो गोल्डन सिसाडा से कहता है गुचेंग से माफी मांगो, तो ये आगे से गुचेंग से माफी मांगता है। वहीं पे हम लोग सिंह वाले बुड्ढे को देखते हैं और ये भी कट लेता है पावर की मजे लेने के बाद में कि मैं भी ज्यादा बोल गया था मालिक, माफ कर दीजिएगा। जिसपे गुचेंग उन लोगों से कहता है हाँ मैं थोड़ी ना बुरा मानता हूँ, मैं तो यहाँ पे सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ ना, मैं कहा बुरा मानूंगा। तुम तो मुझे 20 से चीर दो, मैं तो यही बोलूंगा ना कि लाइन थोड़ी सी टेढ़ी गई है ना भड़वो। जिसके बाद गोल्डन सिसाडा के पास उसके दो सीनियर आते हैं जो कि उसे एकदम मस्त एडवाइस देते हैं, एकदम कैडी, कि तुमने गुचेंग को एकदम खुले में उंगल किया है, बुद्धा माउंटेन चलाओ और कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, बाहर तो दिखाई ना देना जब तक मामला शांत नहीं हो जाता। अंकल केसाना यहाँ पे रुकेंगे ताकि वो गुचेंग के ऊपर नजर रख सके ताकि वो यहाँ से हिले ना, और उतने में हम तुमको सेफली यहाँ पे बुद्धा माउंटेन छोड़ाएंगे। वही हम लोग रिकार्नेशन मास्टर को देखते हैं जो कि उन लोगों को पट्टी पढ़ाई जा रहा था कि तुम लोग चिंता ना करो यार, मेरे होते हुए देखो तुम लोग, बस चुटकियों में देखो मैं तुम ये कैलेमिटी यूं सॉल्व कर दूंगा यार, मेरे बच्चे भी कर सकते हैं, हालांकि वो मेरे अभी अंदर ही हैं, तुम चिंता ना करो, उनके सहयोग से ही मैं वो सब कुछ करूंगा, टेस्टोस्टेरोन मेरा हाई है ना। वहीं पे गोल्डन सिसाडा काफी ज्यादा निराश था कि वो यहाँ पे गुचेंग को अक्यूज नहीं कर पाया और ये अपॉर्चुनिटी भी चली गई। देख रहे हो इसकी नफरत तुम। खैर जाते हुए सोचता है कि पता नहीं अगली बार कब मौका मिलेगा गुचेंग को दोबारा यहाँ पे इल्जाम लगाने का कि वो सारा डेमोनिक सक्सेसर है। वहीं पे लॉसन गुचेंग से पूछते ये बुद्धि सत्वा तुम्हें यहाँ पे ओपनली टारगेट क्यों करता है भाई, कितनी नफरत करता है वो तुमसे? इसके जवाब में गुचेंग आगे से कहता है मुझे भी नहीं पता कि टेक्लो मुझसे इतनी खुन्नस क्यों खाया हुआ है, शायद से ट्रू इमॉर्टल एकेडमी के दौरान में मैंने उसको धर के कुछ ज्यादा ही कूट दिया होगा, इसलिए वो शायद से मुझसे नाराज होगा और फालतू में बोल रहा है कि मैं यहाँ पे डेमोनिक सक्सेसर हूँ, क्योंकि ऐसे तो वो मुझे हरा नहीं सकता और मैं शायद से भूल चुका हूँ या फिर मुझे पता नहीं है। लेकिन शायद से यहाँ पे लॉसन को नहीं पता है कि गुचेंग ही असली डेमोनिक सक्सेसर है या फिर इसे पता है। आई एम नॉट श्योर, कमजोर याददाश्त है भाई, भूल जाता हूँ। इसलिए वो गुचेंग से कहते हैं कि तुमने नहीं सुना क्या कि यहाँ पे जो डेमोनिक सक्सेसर होता है वो एक नंबर का साइकोपैथ होता है, वो तो अपने बाप और माँ को भी निपटा दे बिना किसी एक सिंगल थॉट के कि उन्होंने यहाँ पे उसे पाल पोस के बड़ा किया है। और मैंने तो यहाँ पे अपनी आंखों से देखा है तुम अपनी बहन को कितना ज्यादा प्यार करते हो। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ डेमोनिक रियलम के अंदर ना गई होती तो फिर मुझे भी यही लगता है कि तुम यहाँ पे डेमोनिक सक्सेसर हो। या तो ये सरकाज़म में बोल रही है या फिर इसे सच में नहीं पता कि गुचेंग सच में डेमोनिक सक्सेसर है। खैर यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे वो सब यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर से बस यही दुआ करते हैं कि प्लीज प्लीज आप हमारे लिए यहाँ पे एब्सोल्यूट क्लैमिटी को रोक दीजिए, हम आपके बहुत ज्यादा आभारी होंगे। वो भी पीछे गुचेंग लॉसन से कह रहा था मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा चालाक होगी, जिसपे लॉसन आगे से कहती है मैं शुरुआत से ही चालाक हूँ, चतुर प्राणी जो हूँ। रिकार्नेशन मास्टर उन सभी लोगों से कहता है कि हम लोग अभी चलते हैं ना, ये मैटर अभी ही सुलझा देते हैं। जिसपे ये सभी आगे से कहते हैं कि हम लोगों को कुछ रेडी वेडी करने की जरूरत है क्या, जिसपे रिकार्नेशन मास्टर उन लोगों से कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग मेरे साथ चलो, अच्छे से पॉपकॉर्न लेना और बैठ के देखो कि मैं कैसे तबाही बचाता हूँ। और ये अपने मन के अंदर सोचता है कि सारा काम तो तुम मेरे लिए ही करोगे ना, हर जगह पे गुण जोगाओगे कि मैंने यहाँ पे तुम लोगों की मदद की और मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। जिसके बाद ये लोग रिकार्नेशन मास्टर के यहाँ पे डिवाइन पैलेस के ऊपर बैठते हैं और यहाँ से कल्टी मारने लगते हैं। वह जब ये गायब हो रहा था तो फिर पीछे यहाँ पे लाइफ एंड डेथ का सिंबल छोड़ के जा रहा था। वह पे जियान के बगल में जो लड़की खड़ी है मुझे इसका नाम पता चल गया, जो की है आन यान, मैं इसे यान बुलाया करता था। और यार तुम अच्छे से कपड़े पहना करो यार, मुझे तुम्हारे पिछवाड़े की झिरी दिखाई दे रही है, सही से कपड़े पहनो। ऑथर भाई जानबूझ के ये सारे डिटेल डालता है, जान
जानबूझ के, ताकि हम जैसे लौंडे लिख सके पीक डिटेल। खैर पलक झपकते ही डिवाइन पैलेस यहाँ से कल्टी हो जाता है, जिसके बाद सीन सेट होके यहाँ पे कैलेमिटी के ऊपर आ जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि बैरियर ज्यादा देर तक यहाँ पे कैलेमिटी को रोक नहीं पाएगा, तो वही हो रहा था। वहां से कई सारे स्पिरिट्स लीक होके इस तरफ आ रही थी, जो कि यहाँ पे लोअर कल्टीवेशन वाले लोगों को ही यहाँ पे अपना शिकार बना रही थी। कुछ भी बोलो बेचारे ये लोअर कल्टीवेशन वाले ही पी ले जाते हैं, जैसे कि पेपर लीक पे स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर थे वो सभी भागने लगते हैं, ये कहते हुए कि बाउंड्री टूटने वाली है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें यहाँ से भागना पड़ेगा और सिस्टर को बताना पड़ेगा। उतने में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइन पैलेस खुद ही आ जाता है उड़ते हुए, जो कि यहाँ पे रिइंफोर्समेंट के रूप में आए हुए थे। जिसके बाद हम लोग रिकार्नेशन मास्टर को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ता है और अपनी पावर का जलवा दिखाते हुए एक पतीला जो कि यहाँ पे गोचंग ने इसको दिया था, जिसके अंदर यहाँ पे ये स्पिरिट या फिर वो ओरिजिन एसेंस था जो कि कुएं से निकाला गया था, वही वाला पतीला नीचे आता है। लेकिन ये एकदम बड़ा हो चुका था, जैसे कि गोचन अपनी बाटली को छोटा बड़ा कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही। और ये वाला डायरेक्टली यहाँ पे जो जीन एनर्जी निकल रही थी कैलेमिटी वाली, उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर ले रहा था, जिसको देख के यहाँ पे ये जितने भी लोग आए हुए थे इन सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सभी आगे से यही बोलते हैं कि ये ताकत होती है क्या ट्रू डिवाइन इमॉर्टल की। वह पे गोचेंग का सारा ध्यान यहाँ पे सिर्फ इस बात के ऊपर था कि ये तो साला डायरेक्टली यहाँ पे एब्सोल्यूट एनर्जी को कंज्यूम कर ले रहा है बिना किसी यहाँ पे रोक टोक के। लेकिन हम लोग रिकार्नेशन मास्टर को देखते हैं और इसकी फटी पड़ी थी। लेकिन वैसे बोला ना, ये स्वाप ही करता है लेकिन डरता भी है। वही जी फटे तो फटे लेकिन इज्जत ना घटे, वही वाला बात था यहाँ पे। इसकी फट रही थी पूरी तरीके से कंज्यूम करने में, लेकिन इसके बावजूद ये शोबाजी नहीं छोड़ रहा था। वह बेगोजन की तारीफ करे जा रहा था, ये कहते हुए ये डायरेक्टली यहाँ पे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ये सच में दिल से मेरा मास्टर बनने के लायक है। लेकिन ये जैसे जैसे यहाँ पे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे मेरा मन इसको खाने का और भी ज्यादा कर रहा है। जिसके बाद ये अपनी एकदम शरारती तरीके से अपनी जीभ फेरने लगता है। तो बुल्टीमन के आगे से कहता है, मालिक यार क्या कर रहे हो, एकदम गंदे लग रहे हो, ऐसे एक्सप्रेशन ना दो, ऐसी हरकतें करोगे तो फिर आपकी शादी के पहले से ही आपके बारे में गंदी अफवाह फैलने लगेगी कि आप मीठे हो। वहीं पे बुल्टीमन किंग गुचेंग से कहता है कि हम लोग साइड में चल सकते हैं, मुझे कुछ प्राइवेट बात करनी है। खैर हम लोग इनकी साइड को देखते हैं, उससे पहले हम लोग यहाँ पे गोल्डन सिसाडा वाली साइड पे आ जाते हैं, जिसमें ये लोग बुद्धा माउंटेन की तरफ एकदम तेजी के साथ भाग रहे थे। वहीं पे गोल्डन सिसाडा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे उन लोगों का अंकल यानी कि केसाना गुचेंग के बारे में कुछ पता क्यों नहीं लगा पाया। और गोल्डन सिसाडा को ये लग रहा था कि गुचेंग के बारे में कुछ तो गड़बड़ है। वहीं पे इसके जो सीनियर थे वो सभी आगे से कहते हैं कि अब कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचना नहीं, हमारे पास अभी भी टाइम है। अगर वो यहाँ पे सच में डिमोनिक सक्सेसर है तो फिर किसी न किसी दिन वो खुद को यहाँ पे रिवील कर ही देगा और तब हमारे पास मौका रहेगा। लेकिन वो मौका नहीं रहेगा, क्योंकि उतने में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गुचेंग की एनर्जी से बना हुआ कुछ तो भंवर सा आता है, जो कि इनके पैलेक्स को रोक लेता है और उसके अंदर से ये लोग बाहर निकलते हैं, जो कि आगे से कहते हैं कि तुम्हें यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वहीं पे लोगों की कल्टीवेशन यहाँ पे इन तीनों से ज्यादा थी, इसलिए ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि ये साले तो यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट है। वहीं पे गोल्डन सिसाडा आगे से ये कहता है, ये पक्का गुचेंग है, ये पक्का गुचेंग है। जिसमें यहाँ पे उसका सीनियर आगे से कहता है कि ये सभी लोग यहाँ पे उस ग्रुप से आते हैं जो कि आजकल काफी ज्यादा फेमस है और हर तरफ तबाही मचाता है। ये लोग यहाँ पे डार्क हेवन से है। बाय द वे अगर भूल गए हो तो फिर गुचेंग ने ही यहाँ पे डार्क हेवन को जन्म दिया है, ऑफ कोर्स इमॉर्टल्स की बॉडी को इस्तेमाल करके। इसलिए गोल्डन सिसाडा आगे से कहता है कि इनका लेना देना पक्का यहाँ पे गुचेंग के साथ में है और पेरिलम को कभी भी सुकून मिलेगा नहीं, भले वो साला मर भी जाए तब भी। उतने में ही डार्क हेवन वाले यहाँ पे गोल्डन सिसाडा के ऊपर हमला कर देते हैं, ये कहते हुए कि बदकिस्मती से तुम कुछ देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगे। जिसके बाद वो लोग एक ही बार में यहाँ पे उनके ऊपर हमला करते हैं और उनकी फील्डिंग सेट कर देते हैं। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे डिवाइन सिटी का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये लोग तीन दिगाड़ा काम बिगाड़ा में से एक के पास आए हुए थे, जो कि वो लड़की थी। तो फिर इन लोगों को यहाँ पे सिर्फ उसकी लाश ही मिलती है, क्योंकि इसको तो यहाँ पे लैंड ने लपेट लिया होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइन पैलेस वापस आ जाता है, यानी कि रिकार्नेशन मास्टर वापस आ गया एब्सोल्यूट इनकैलामिटी का पूरा तरीके से मैटर को सॉल्व करने के बाद में। जिसके बाद हम लोग बुल डीमन और गोचेंग को देखते हैं, जहाँ पे बुल डीमन सिर्फ यहाँ पे गोचेंग से उसका इन्विटेशन लेना चाहता था, अपने लिए नहीं, होंगी ने मांगा है। वो यहाँ पे गोचेंग की शादी के अंदर आना चाहती है। कौन है भाई जो अपने एक्स की शादी के अंदर आना चाहता है? खैर बुल डीमन की आगे से बताता है कि होंगी ने उसको यहाँ पे ऑर्डर दिया है, तो वो उसके खिलाफ में नहीं जा सकता है। जिसपे गोचेंग उसे कहता है, कोई बात नहीं यार, उसका मैसेज यहाँ तक लाने के लिए शुक्रिया। वह गोचेंग को महसूस हो रहा था कि बुल डीमन किंग उससे थोड़ा सा डरता है, तो वो उससे पूछता है कि तुम मुझसे डरते वरते हो क्या, या फिर होंगी ने तुमसे कुछ बोला? लेकिन बुल डीमन किंग आगे से कुछ भी नहीं बोल रहा था, ना ही उस पेंटिंग के बारे में जो उसके घर पे टंगी हुई है, यानी कि गोचेंग के ओजी वर्जन वाले के बारे में। खैर गोचेंग उससे कहता है, कोई बात नहीं, ये रहा शादी का न्योता, तुम जरूर आना, ठीक है? जिसके बाद वो यहाँ पे होंगी को अपनी इन्विटेशन कार्ड दे देता है। काफी ज्यादा क्यूट है ये, अबे सच में क्यूट है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। एआई का जमाना आ चुका है, मैं भी ऐसे ही कार्ड छपवाऊंगा, बीवी मिले तब ना, सपना सपना ही रह जाएगा। खैर बुल डीमन किंग को यहाँ पे कार्ड मिल चुका था, तो वो कटने वाला था, लेकिन उतने में हम लोग देखते हैं कि कसाना आगे से चीख उठता है, क्योंकि उसको यहाँ पे खबर मिल गई थी कि गोल्डन सिसाडा और जो भी लोग जा रहे थे उनके ऊपर हमला हो गया है और वो सभी लोग मारे गए हैं। जितने भी लोग यहाँ पे गोचेंग को उंगल कर रहे थे वो सभी आगे से पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, तुम इतने भड़के हुए क्यों हो? तो वो सभी लोगों को बताता है गोल्डन सिसाडा और उसके जितने भी लोग थे वो सभी मारे गए हैं।
जब वो वापस जा रहे थे उतने में ही यहाँ पे दूसरा बंदा आता है जो कि उन सभी लोगों को बताता है 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा में से एक वो भी यहाँ पे मारे गए हैं और उनको यहाँ पे मारने वाला डिमोनिक सक्सेसर ही है। जिसके बाद ये सभी दोबारा अपनी सुई खटाखट गोचेंग की तरफ घुमाते हैं, ये कहते हुए कि ये लोग तो साला डिवाइन सिटी के अंदर भी ये सारे कर्म कांड कर रहे हैं, ये पक्का गोचेंग होगा, उसने ही यहाँ पे ये सब कुछ किया होगा क्योंकि कल ही यहाँ पे गोचेंग को गूगल से साटा और साथ ही में 3 दिगाड़ा काम बिगाड़ा में से एक ने यहाँ पे उंगल किया था। फिर हम लोग सिंह वाले बुड्ढे को देखते ही आगे से बोलता है तुम्हारी बात सही है, कल रात वो साला गायब भी हो गया था जब यहाँ पे रिकार्डेशन मास्टर क्लैमिटी के साथ में अकेले भिड़ रहा था और सब कुछ क्लियर कर रहा था। मैं चाहता तो हूँ कि मैं उसके लिए कुछ खास बोलूं, उसकी मदद करूं, लेकिन उसकी यहाँ पे जो हरकतें हैं वो कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस है। उतने में यहाँ पे गोचक आता है जो कि उन सभी लोगों से कहता है कि देखो भैया मैं कल रात से बुल डीमन किंग के साथ में हूँ, अगर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर तुम यहाँ पे बुल डीमन किंग से खुद ही पूछ सकते हो, मैं तो इस जगह को छोड़ के गया ही नहीं। बुल डीमन किंग आगे से हमें बढ़ता है ये कहते हुए कि हम दोनों तो कल रात से एक साथ ही थे, कमर भटकाते हुए चल रहे थे एक दूसरे के साथ में एकदम बराबरी से। जिसपे पीला बुड्ढा आगे से कहता है कि भले ये तुमने खुद से ना किया हो लेकिन तुम किसी और को तो भेज सकते हो ताकि तुम यहाँ पे प्रेजेंट भी रहो और यहाँ पे अपना काम बिगाड़ सको। किसान आगे से कहता है कि वो गोचंग के ऊपर यहाँ पे भरोसा करता है लेकिन उसके अलावा यहाँ पे और कोई सस्पेक्ट ही तो नहीं है कि वो किसी और के ऊपर शक कर सके, तो उसके हाथ यहाँ पे बंधे हुए हैं। गोचंग उन सभी लोगों से कहता है तुम लोगों का ये मतलब है कि तुम लोगों ने कल रात मुझे यहाँ पे जलील किया और एकदम बेइज्जत किया और इल्जाम लगाए और तुम्हें लगता है कि मैं किसी को भेज दूंगा यहाँ पे गोल्डन सिसाडो को मारने के लिए। तुम सभी लोग बेवकूफ हो या फिर मैं साला यहाँ पे सी हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों को दोबारा अपने ऊपर इल्जाम लगाने दूंगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ? या फिर ये सब कुछ मैटर ही नहीं करता है? मैटर तो ये करता है कि तुम सभी लोग मेरे खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हो। जिसके बाद ये अपना असली रंग दिखाते हुए कहता है तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम यहाँ पे गू फैमिली के खिलाफ लड़ सकते हो? जिसपे इन सभी लोगों में से कोई तो बोलता है कि शायद से गोचंग यहाँ पे डिमोनिक सक्सेसर नहीं है, क्योंकि अगर वो सच में डिमोनिक सक्सेसर होता तो वो कभी भी यहाँ पे गोल्डन सिसाडा या बाकी लोगों के ऊपर हमला न करता, क्योंकि वो बेफालतू में नहीं चाहेगा कि ध्यान उसके ऊपर दोबारा यहाँ पे आ जाए कि वो डिमोनिक सक्सेसर है। मुझे तो ये लगता है कि हमारे बीच में कोई यहाँ पे गद्दार है जो कि हमें आपस में लड़ना चाहता है, एक साथ हमें भिड़वा के और हमारा ध्यान भटका के, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सातिर है ये सब कुछ षड्यंत्र रचने में। जिसपे भाई किसाना के पीछे जो बुड्ढे थे वो सभी आगे से गोचंग से दोबारा कहते हैं लेकिन तुमने अभी तक प्रूव नहीं किया कि तुमने यहाँ पे किसी को नहीं भेजा है बुद्धिसत्वा को मारने के लिए। और ये पीला बुड्ढा दोबारा कहता है कि तुमने अभी तक प्रूव नहीं किया कि तुम इनोसेंट हो। और मुझे समझ में आ रहा है कि गोचंग इतना ज्यादा समझदार और इंटेलिजेंट क्यों है और वो कितना ज्यादा मैनिपुलेटिव है, यानी कि बातों को अच्छे से करना जानता है, क्योंकि ये सबर में बहुत ज्यादा अच्छा है। जितना इन लोगों ने बोला है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, इतनी देर में उनका मुंह पकड़ता जमीन पे रगड़ देता और इनसे कहता है तेरे पास है सबूत बे कि साला मैं हूँ, मैंने ये सब कुछ किया है, प्रूफ है तेरे पास जो इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर, मानहानि का केस कर दूंगा वही 5 करोड़ का। ये बात गोचंग इन लोगों से कहता है लेकिन एकदम प्यार और एकदम सीधे लहजे में, जैसे एकदम कोई शांत आदमी कहता है कि ये मत करो। उतने में यहाँ पे गोचंग का चहीता मास्टर आ जाता है जो कि उन सभी लोगों से कहता है कि इस तरीके से मेरे पैराडिसाबल के ऊपर फालतू में इल्जाम न लगाओ, जाके उन जगहों के ऊपर यहाँ पे सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करो जहाँ पे लाशें मिली हैं, शायद से तुम्हें कोई प्लॉसिबल क्लू मिल जाए। और वो लोग भला कैसे यहाँ पे इसकी बातों को टाल सकते थे। वो लोगों से कहता है मुझे अपने डिसापल के साथ कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ। और फिर गोचंग भी आगे से मुस्कुराते हुए कहता है चलिए ना, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। फिर इन चारों बुड्ढों को देखते हैं और मुझे लगता है कि इनके चारों बुड्ढों के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। एक तो इनके पैर पहले से ही कबर में है और गोचंग इन्हें लिटा ही ना दे, मुझे इसी बात का डर है। कहीं सिंह वाला बुड्ढा आगे से कहता है कि गोचंग का पक्का इसमें कुछ लेने देना है, लेकिन एशियंट हेवनली रिकार्डेशन ऑफ एम्परर उसे यहाँ पे बार बार प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और इससे हम लोगों के लिए चीजें और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी कि हम लोग यहाँ पे गोचंग के खिलाफ में कुछ कर सके। लेकिन वो साला अकेला भी तो यहाँ पे इतना तगड़ा है कि हम सभी मिलके भी उसको यहाँ पे अकेले नहीं हरा सकते, वो हमारी उल्टा लगा सकता है। अभी हम लोगों को और भी ज्यादा फोर्स इकट्ठा करने की जरूरत है ताकि जब हम उसके खिलाफ में जाए तो फिर हमारे पास तगड़ी ब्रूट फोर्स हो, क्योंकि जब तक ये मरता नहीं तब तक मुझे चैन नहीं आने वाला। जिसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पे रिकार्डेशन मास्टर गोचंग से कहता है कि देखो एब्सोल्यूट इन स्काई वाला मैटर तो यहाँ पे सॉल्व हो गया है, इसलिए अपरिलम बहुत ही जल्द दोबारा से यहाँ पे पीस के अंदर आ जाएगा और शांति यहाँ पे पूरी तरीके से फैल जाएगी। इसमें गोचंग भी आगे से कहता है हाँ मास्टर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि अकेले ही यहाँ पे क्लैमिटी को हैंडल कर लेंगे। यहाँ तक कि अपरिलम के जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं वो सभी मिलके भी इस चीज को यहाँ पे कवर न कर पाते, लेकिन आपने अकेले ही कर लिया। मतलब तुम गोचंग को देखो ये कैसे मस्का लगा रहा है भाई, एकदम लपेटे दे रहा है रिकार्डेशन मास्टर को उसमें। रिकार्डेशन मास्टर भी आगे से कहता है हाँ इसमें मेरी थोड़ी सी कमर अकड़ गई थी लेकिन मैंने कर दिया। तो गोचंग आगे से कहता है आप चिंता न करिए, मैं आपके लिए सांडे का तेल लेके आता हूँ, आपकी कमर यूं ठीक हो जाएगी। जिसके बाद हमें आपके लिए एक बैनर भी तो लगवाने हैं पूरे अपरिलम के अंदर कि आपने क्या क्या किया है, जिससे आपके बारे में हर जगह बात चलेगी, आप और भी ज्यादा फेमस हो जाएंगे और हर कोई यहाँ पे आपके सामने पूजा करेगा। तुम गोचंग को देख रहो, नेता बनने के सारे गुण है इसके अंदर, चोरी चकारी चापलूसी तो एकदम कूट कूट के भरी है इसके अंदर, और सबसे बड़ा तुम्हें भूलिए क्या, पाखंडी बना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
हिपोक्रेसी का मतलब होता है कि कहते हैं कि मैं नहाता नहीं लेकिन नहाते डेली हैं। बोलेंगे कि मैं ये काम करता नहीं लेकिन करते साले सब हैं। हम लोग रिकार्नेशन मास्टर को देखते हैं और इसके एकदम पांव भारी हो चुके थे खुशी के मारे, पूछो नहीं। ये गोचंग से काफी ज्यादा खुश था, इसलिए ये गोचंग से कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे यहाँ पे उस तलिस्मा के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा था। बेसिकली गोचंग के पास जो रिकार्नेशन टेक्निक है हल्का सा अंश, उसके अलावा यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर ने गोचंग को कुछ भी नहीं सिखाया है। इसलिए वो दोनों भले ही नाम के मास्टर एंड डिसाइपल हो लेकिन रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कैसा रहेगा कि रिकार्नेशन मास्टर गोचंग को यहाँ पे उसके एक डाओ एरिना के अंदर लेके चले, जहाँ पे कई सारे जेड कवरिंग से, इंचाइनमेंट से, ट्रांसेंडेंट डिवाइन आर्टिफैक्ट्स और कई सारे यहाँ पे लेजेंडरी ट्रेजर्स है, जिसपे गोचंग एक छोटे बच्चे की तरीके एकदम एक्साइटेड हो जाता है और आगे से कहता है सच में मास्टर आपके पास एक डाओ एरिना भी है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे यहाँ पे अपनी इतनी ज्यादा बड़ी लेगेसी दे देंगे। इसके बाद वो बड़े एक्साइटेड वे में पूछता है कि आपका डाओ एरिना कहाँ पे है, जिसपे रिकार्नेशन मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है फंस गई मछली जाल में। और मैं बता रहा हूँ कि गोचंग भी मन के अंदर यही सोच रहा होगा कि फंस गया बुढ़ा जाल में। रिकार्नेशन मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि देखो तो कितना ज्यादा एक्साइटेड है, मैंने इसे थोड़े से बेनिफिट्स के बारे में क्या बताया, पूरी तरीके से हाइप अप हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मॉडल हो, कल्टीवेटर हो, क्या हो, लेकिन ये लालच की जो साली भूख है ना वो कभी भी पचती नहीं, ये सिर्फ चलती रहती है। इसीलिए तो बोलते हैं लालच नाम की भी कोई चीज है। रिकार्नेशन मास्टर गोचंग से कहता है कि देखो यार डाओ एरिना यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और वहाँ पे पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और तुम्हारी शादी भी आने वाली है यार। लेकिन गोचंग जानते हो कैसे क्या कहता है, शादी हम लोग कभी भी कर सकते हैं लेकिन एक मास्टर और डिसाइपल के लिए रिलेशनशिप सदा जरूरी है। मैं अपनी बीवी से ज्यादा आपको टाइम दूंगा मास्टर, आप समझते क्यों नहीं, शादी तो होती रहती है। देख रहे हो गोचंग यही सोच रहा है कि शादी से पहले सारे काम निपटा दूं ताकि शांति के साथ में शादी कर सकूं, एवरेज मैन मेंटालिटी। इसलिए रिकार्नेशन मास्टर भी गोचंग से यही कहता है कि चलो हम लोग एरिना ही चलते हैं कल के कल। वहीं पे हम लोग जियान को देखते हैं और इसका सर घूम रहा था क्योंकि सभी लोग इसके यहाँ पे घर के अंदर घुसे हुए थे, सबके सब यहाँ पे हर कोई था, इसलिए इसका सर घूम रहा था कि सालो तुम लोगों के पास तुम्हारा कमरा नहीं क्या, यहाँ पे क्या करो, भाग जाओ यहाँ से। तो यान उससे कहती है कि अकेले रहोगे तो बोर हो जाओगी, हम लोगों को एक साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए, उसका लेजेंडरी पंछी उसे कभी बोर नहीं होने देना। इसके बाद हम लोग वैंग के भाई को देखते हैं जो कि यहाँ पे प्रिंस ऑफ सिक्स क्राउन को थैंक यू बोल रहा था, हमारी मदद करने के लिए बेसिकली भिड़ने वाला था ना। तो प्रिंस ऑफ सिक्स क्राउन आगे से कहता है कि यार ऐसा क्यों बोलते हो, तुम्हारी बहन और हम दोनों एक ही अकेडमी तो पढ़ते हैं, ये तो मेरा फर्ज है। वहीं पे लड़कियों की अलग ही गपशप चल रही थी, ये भाई कुछ बार किसी भी मैटर में बात करी जा रही थी और ऐसे भी दांत दिखा के हंस रहे थे। इनका मैटर भी गोचंग से कोई लेना देना नहीं, इनका अलग ही मैटर चल रहा है इनका। मैं अकेडमी जाने वाली थी लेकिन मेरे कपड़े नहीं थे, कपड़े मेरी मम्मी ने सुखा दिए थे, जिसके बाद एक लड़का मुझे परेशान करने लगा वगैरह वगैरह। उतने में गोचंग यहाँ पे आता है जो कि उन लोगों से कहता है बस करो भाई, काव मचा के रखा है, सब्जी मंडी बना दी मेरे घर को तुम लोगों ने। हालांकि वो उन लोगों से कहता है अच्छी बात है तुम सभी लोग यहीं पे ही मिल गए, मेरे लिए इजी हो गया। ये सभी लोग गोचंग को हेलो बोलते हैं लेकिन जियान उसे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गोचंग उन लोगों से कहता है देखो भाई मेरी तो शादी होने वाली है, अब मैं बनने जा रहा हूँ मर्द आदमी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग भी मेरी शादी में आओ और मेरी सेरेमनी देखो कि कैसे लौंडे से मर्द बना जाता है, क्योंकि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। जिसके बाद ये हर किसी को यहाँ पे कार्ड बांटता है। तो ये दोनों तो काफी ज्यादा खुश थी लेकिन लौसन का आगे से मुंह बन चुका था। गोचंग उसे कहता है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो ये दांत दिखाते हुए कहती है कुछ भी नहीं, बधाई हो भाई तुम्हारी शादी को। इसके बाद गोचंग यान को भी अपनी शादी का कार्ड देता है। वहीं पे वो जियान से कहता है तुम्हारा मुंह काहे लटका है, तुम तो घर की ही हो, तुम्हें कार्ड की कौन सी जरूरत, किसी भी बिल में घुस जाओ, घर में ही निकलोगे सीधा। जिसपे यान आगे से कहती है सब कुछ कह के तुम उसके जले पे नमक छिड़क रहे हो। इसके बाद गोचंग जियान को बताता है कि डिवाइन सिटी के अंदर ज्यादा देर तक ना रुकना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे मेरे खिलाफ तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर मैं तो जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। जिसपे जियान आगे से कहती है ठीक है फिर मैं तो यहाँ पे निकल जाऊंगी मिंग के पास में, उसकी मदद करूंगी शादी की तैयारियां करवाने में। अब देखो भाई यहाँ पे तुम्हारा माथा पूरा घूम सकता है, तुम इतना समझ लो ये जो वर्ल्ड है ये सिर्फ एक वर्ल्ड के ऊपर फोकस नहीं है, यहाँ पे कई सारे रियलम है, कई सारे कॉन्टिनेंट है, यानी कि जैसे ब्लू अर्थ है, इस तरीके के और भी यहाँ पे प्लेनेट होंगे और वहाँ पे उनके अलग लोग होंगे, वहाँ पे उनके कल्टीवेशन मेथड अलग होंगे। ऐसे कि गोचंग को यहाँ पे कट्टा नहीं मिल गया था जहाँ पे स्पिरिचुअल पावर को वो लोग कट्टे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। दिमाग पे जोर दो भाई, रॉबिन नाम की लड़की थी, तो समझ गए ना, यहाँ पे गोचंग अब अलग अलग वर्ल्ड के अंदर जा सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। इसलिए हम लोग देखते हैं कि गोचंग और उसका मास्टर यहाँ पे एकदम तेजी के साथ में पता नहीं कैसे ट्रैवल कर रहे थे आकाश के अंदर, लेकिन वो कर रहे थे। गोचंग आगे से कहता है कि हम लोग कितने लाइट ईयर्स दूर आ गए भाई, आपका डाओ एरिना कितनी दूर है यहाँ से। फिर रिकार्नेशन मास्टर गोचंग से कहता है मुझे भी नहीं पता, यहाँ पे मुझे एक भी एनिमी अपना दिखाई नहीं दे रहा जिसको मैंने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर हराया था। मुझे तो लग रहा था कि जब मैं सर्कुलेशन के अंदर गया होगा तो फिर कोई ना कोई यहाँ पे बाहर आ गया होगा और मेरे यहाँ पे डाओ एरिना के ऊपर कब्जा कर लिया होगा। तुम्हें पता ही है यहाँ पे ऐसी कई सारी चीजें हो सकती हैं जिनके बारे में तुम कभी भी नहीं सोचते, ये हर जगह पे हो सकती हैं। फिर गोचंग आगे से कहता है
बुढ़े मुझे सब समझ में आ रहा है। एशियन रियल्म्स के अंदर जितना भी फॉर्चून था वो यहाँ पे इस हद तक कंज्यूम हो चुका है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है और ये सब कुछ तेरा किया धरा हुआ है। गोचेंग हम लोगों को बताता है कि ये वाली जो जगह है वो यहाँ पे अपर रियल्म से एकदम कोसों मील दूर है और गोचेंग को समझ में आ जाता है कि इतनी दूर ये लेके जा रहा है तो फिर इसने पक्का मन बना लिया है कि अब ये मेरी बॉडी को अपने लिए कंज्यूम कर लेगा। फिर गोचेंग आगे से कहता है क्या कोइंसिडेंट है, मैं भी तो इसी बारे में सोच रहा था कि मैं इसे कब कंज्यूम करूं। जिसके कुछ ही देर के बाद ये लोग यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर के डाउ एरिना के पास में पहुंच जाते हैं जो कि ये गैलेक्सी थी। तो फिर रिकार्नेशन मास्टर गोचेंग को यहाँ पे उसी रियलम के अंदर लेके आया था जहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत में देखा था जब इसे हमने पहली बार इसे देखा था। कुछ यहाँ पे इमॉर्टल्स थे जो कि किसी बीस्ट के साथ में फाइट करने की कोशिश कर रहे थे जो कि यहाँ पे इसका ही किया धरा था। इसलिए गोचेंग उसी एशियन रियलम के बारे में कहते हुए कहता है कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी रियलम्स को देखा है ये वाला उनके मुकाबले में काफी ज्यादा लवली और हेल्दी है। हालांकि इस गैलेक्सी की जो फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा वीक है और मुझे नहीं लगता है कि ये लोग यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल रियलम को भी सस्टेन कर पाएंगे या फिर ये लोग यहाँ पे दोबारा पैदा हुए हैं लेकिन किसी और ने इन्हें यहाँ पे कंज्यूम कर लिया था अपने फायदे के लिए। जिस पे रिकार्नेशन मास्टर आगे से कहता है ये जितने भी प्लेनेट है यहाँ पर रियलम से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए इनकी जो की एनर्जी वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है यानी आधी अधूरी है और उनके जो हेवनली रूल्स है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे यूनिफाइड नहीं है, मतलब एक तरीके से सही से नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है। इसलिए ये बात नॉर्मल है कि इन लोगों की जो डॉ लेगेसी है वो पूरी तरीके से सटीक नहीं है, हमेशा गड़बड़ाती रहती है। जिसके बाद ये गोचेंग से कहता है कि अब मेरे साथ चलो, तो गोचेंग उससे कहता है कि जब इतनी दूर तक आ चुके हैं तो फिर इस प्लेनेट को थोड़ा अच्छे से देख ही लेते हैं। जिसके बाद ये बुड्ढे को इग्नोर मार के यहाँ से कल्टी मार लेता है। जिसके बाद हम लोग दोबारा उसी एशियन रियलम पे आ जाते हैं जिसको हम लोगों ने पहली बार देखा था जब हम लोगों ने पहली बार रिकार्नेशन मास्टर के साथ में मुलाकात की थी। ये लोग अभी भी यहाँ पे लगे पड़े हुए हैं उस मास्टर को हराने के लिए, लेकिन इन लोगों को यही लग रहा था कि जब वो मास्टर मर जाएगा तब ये लोग यहाँ पे आखिरकार डिवाइन डोर के अंदर जा सकते हैं, जिसके बाद ये लोग भी यहाँ पे इमोर्टल बन पाएंगे या फिर इमोर्टल बनने के सफर पे अपने पहला कदम रखेंगे। हालांकि ये जो कोशिश कर रहे थे ये पूरी तरीके से नाकाम ही हो रहे थे क्योंकि वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। वो अकेले ही यहाँ पे इन सभी को चींटियों के तरीके मसले दे रहा था। इसके बाद हम लोग रिकार्नेशन मास्टर को देखते हैं जो कि गोचेंग को ढूंढ लेता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से भागने की। गोचेंग उसके सवाल का एक भी जवाब नहीं देता और उल्टा सवाल पूछता है कि कब से यहाँ पे गैलेक्सी के अंदर इतनी गहराई तक इमॉर्टल बनने की सफर वाली बात यहाँ तक आ सकी। बेसिकली ये जो गैलेक्सी है इनके कोई भी नहीं पता कि इमॉर्टलिटी क्या चीज है। बेसिकली जैसे कोई आ जाए बाहर से और हमें बता दे कि तुम जानते हो क्या इमॉर्टल बनने का क्या रास्ता है, सर पे 2 चट्टे मारो अपने। ये बात यहाँ पे इन रियलम वालों लोगों को नहीं पता थे, लेकिन किसी ने इन्हें बताया कि तुम भी लोग यहाँ पे इमॉर्टल बन सकते हो, बस उसके लिए तुम्हें यहाँ पे इस दानव को हराना पड़ेगा बस। और उस इतने बड़े झूठ की वजह से यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी बिना किसी चीज के, बिना किसी बात की चिंता करे हुए डिवाइन डाउ के पीछे पड़ गए हैं ताकि वो उसे हरा सके। और ऐसा करके वो लोग अपनी मौत को ही यहाँ पे न्योता दे रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे शेर के मुंह के अंदर छलांग लगा रहे हैं और डायरेक्ट यहाँ पे कंज्यूम कर लिए जा रहे हैं। वो फिर रिकार्नेशन मास्टर भी ये देख के हैरान हो गया था कि इस रियलम के अंदर चीजें इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रही है, यहाँ पे तो सब कुछ स्लोली होना चाहिए था। या तो इस गैलेक्सी के अंदर वो जो मॉन्स्टर है जो कि इन सभी को यहाँ पे खत्म करा है वो तो इस रियलम का डिवाइन डाउ है, या फिर यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर ने उसे यहाँ पे छोड़ा हुआ है। ज्यादा चांस ये है कि वो यहाँ पे डिवाइन डाउ ही है। तो गोचेंग रिकार्नेशन मास्टर से कहता है कि एक मॉन्स्टर जो कि यहाँ पे डिवाइन डोर के एकदम सामने खड़ा हुआ है, अगर तुम सभी यहाँ पे एक्सपर्ट्स हो उसके दरियारे पे ले आओ और उसे खाने के तौर पे उसे सर्व कर दो तो वो उन सभी को यहाँ पे कंज्यूम कर लेगा। जिसके बाद जब समय आएगा तो फिर तुम उस मॉन्स्टर को कंज्यूम कर लोगे ताकि तुम उन सभी को यहाँ पे अपनी ग्रोथ के अंदर बदल सको। मैंने सही कहा ना मास्टर। जिसपे रिकार्नेशन मास्टर आगे से दांत दिखाते हुए कहता है डिसाइपल कभी कभी चीजों को आसानी के साथ में इतनी जल्दी नहीं समझते। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे किस वजह से लेके आया हूँ? क्योंकि मैं तो तुम्हें भी यहाँ पे पूरी तरीके से खाना चाहता हूँ। जिसके जवाब में गोचेंग भी आगे से उसी तरीके से दांत दिखाते हुए कहता है कैसी अजीब बात है मास्टर, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। इसके बाद ये दोनों ही नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर गोचेंग से कहता है कि तुम्हें मेरे इरादों के बारे में पता था फिर भी मेरे साथ चले आए, और अभी तक तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए सब कुछ करना, मेरे यहाँ पे पैर दबाना, ये सब कुछ जो कुछ भी किया ये सब कुछ नाटक था ताकि तुम मेरे साथ यहाँ पे आ सको। इसके जवाब में गोचेंग आगे से कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम्हारे पास ऐसे कौन से सीक्रेट है जो तुम छुपाए बैठे हुए हो मास्टर। इसके बाद रिकार्नेशन मास्टर यहाँ पे गोचेंग से पूछता है कि तुम कब से यहाँ पे मेरे ऊपर नजर बनाए हुए हो। इस पे गोचेंग आगे से कहता है कि शुरुआत से ही, जब से मैंने तुम्हें यहाँ पे थोड़ा बहुत यिन ओरिजिन एसेंस दिया था, मैंने तभी से सब कुछ यहाँ पे पूरी तरीके से प्लान कर लिया था और एक पॉसिबिलिटी को यहाँ पे नाप लिया था। हाँ बस तुम हमेशा से वही करते आ रहे थे जो तुम्हारे मन के अंदर है, इसलिए तुमने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया कि मैं अपने प्लान को अपने हिसाब से कर सकूं। इसलिए जैसा जा रहा था मैं बस वैसा ढलते जा रहा था। जिसपे रिकार्नेशन मास्टर को यहाँ पे डर था कि गोचेंग अगर ये सब
कुछ पहले से ही पता था तो फिर उसने पक्का यहाँ पे सीक्रेटली कुछ कोऑर्डिनेट्स पीछे छोड़ दिए होंगे ताकि गो फैमिली के एंसेस्टर यहाँ पे उसके पीछे आ सके उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन रिकार्नेशन मास्टर ने यहाँ पे गोचेंग के ऊपर एकदम कड़ी नजर बनाई हुई थी। उसने गोचेंग को एकदम अच्छे से देखा था। जब से उनका सफर शुरू हुआ था तब से गोचेंग ने कुछ भी नहीं किया था जो कि यहाँ पे अजीब हो। जिसपे गोचेंग आगे से कहता है, ना ना मास्टर यार आप चिंता न करो यार, ये मास्टर और डिसाइपल के बीच की बात है, मैं दूसरे लोगों को क्यों बुलाऊंगा, यहाँ पे कोई भी गो फैमिली का एंसेस्टर नहीं है, सिर्फ मैं और तुम हो। जिसपे रिकार्नेशन मास्टर अपने असली रंग दिखाते हुए कहता है, सच में यहाँ पे गो फैमिली का कोई भी एंसेस्टर नहीं आने वाला। जिसके बाद ये अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, तो तुम इतना ज्यादा शांत काहे हो बे, मुझे ये बताओ तुम, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे ट्रू डिवाइन रियलम की स्ट्रेंथ क्या होती है, वो क्या क्या कर सकता है। जिसके जवाब में गोचेंग आगे से कहता है, मास्टर इतने सालों तक भटकने के बावजूद क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पे बिना किसी को बताए हुए चुपचाप आपके साथ आ जाऊंगा, जिसका मतलब तो यही है ना कि मेरे पास भी कुछ ऐसा है जो कि मैं अभी तक दबाए बैठा हुआ हूँ। इसके जवाब में रिकार्नेशन मास्टर आगे से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया भी है। जब वो तुम्हारे ऊपर शक कर रहे थे तब मैं पहले ही समझ गया था और अब तो मुझे पूरी तरीके से यकीन हो गया कि जो धीरे धीरे मुझे यहाँ पे तुम्हारे अंदर से अजीब हरकतें मसा चल रही थी, मैं समझ गया था कि वो और कुछ भी नहीं, यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है अगर तुम डिमोनिक सक्सेसर हो तो बस सॉवरेन रियलम पे ही ना। इसके जवाब में गोचेंग आगे से कहता है, मास्टर मुझे लगता है कि आपने थोड़ी सी चीजें यहाँ पे गलत पकड़ ली हैं। जिसके बाद ये यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मैं कोई डिमोनिक सक्सेसर थोड़ी ना हूँ। जिस पे रिकार्नेशन मास्टर आगे से कहता है कि तुमने अभी क्या बोला। जिस पे गोचेंग आगे से हमला करते हुए कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद गोचेंग के पास उसके जितने भी डिमोनिक क्रीचर्स है उन सभी को यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर के ऊपर लॉन्च कर देता है एकदम भीड़ तादाद में। जिसको देख के यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर भी हैरान हो जाता है कि गोचेंग इतने सारे डिमोनिक क्रीचर्स को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है और उन्हें यहाँ पे कमांड दे सकता है। जिसके बाद वो पीछे की तरफ हटते हुए कहता है कि ऐसे टैक्टिक्स सिर्फ यहाँ पे कॉसी डिवाइन रियलम के मॉडल्स के ऊपर ही काम आएंगे, मेरे जैसे के सामने ये कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ये अपने पास से अपनी वाली बाटली बाहर निकालता है जिसका इस्तेमाल उसने यहाँ पे एब्सोल्यूट जीन स्काई वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी किया था और ये डायरेक्ट उनके अंदर यहाँ पे गोचेंग के जितने भी डिमोनिक क्रीचर्स थे उनको भर लेता और उन्हें यहाँ पे रिफाइन करने लगता है। शायद से रिफाइन नहीं डिस्ट्रॉय करने लगना है, पता नहीं भाई, अंदर जाने के बाद थोड़ी ना बता रहे हैं कि क्या हो रहा है उन क्रीचर्स के साथ में। लेकिन इसके हाथों को इस तरीके से फैलाता हुआ देख के मुझे यही लगता है कि इसने गोचेंग के जितने भी डिमोनिक क्रीचर्स थे उनको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया और अपनी ताकत के अंदर बदल दिया है, क्योंकि ये गोचेंग से कह रहा था कि तुम अभी भी काफी ज्यादा नादान हो। इसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ पे गोचेंग से कहता है, क्या तुम भूल गए कि मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट जीन स्काई के मैटर को कितने जल्दी यहाँ पे सॉल्व कर दिया था। उतने में ही गोचेंग आगे से हेलबर्ट को रिलीज करता है और डायरेक्ट रिकार्नेशन मास्टर के ऊपर लॉन्च कर देता है। रिकार्नेशन मास्टर जैसे यहाँ पे हेलबर्ट को देखता है तो फिर उसे वेपन कुछ यहाँ पे सिमिलर सा लगता है और का ऑरा भी, इसलिए वो जल्दी से यहाँ पे अपनी शील्ड को बाहर निकालता है और हेलबर्ट के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी जो यहाँ पे शील्ड थी वो टूट जाती है। हालांकि वो यहाँ पे डिवाइन कॉसी रियलम पे थी, लेकिन इसके बावजूद हेलबर्ट के सिंगल स्ट्राइक के अंदर ही उसके यहाँ पे चीथड़े उड़ गए। रिकार्नेशन मास्टर हैरान होते जा रहा था। उतने में ही गोचेंग दूसरा यहाँ पे अटैक लॉन्च कर देता है। जिसके बाद गोचेंग इसी तरीके से रिकार्नेशन मास्टर के ऊपर स्ट्राइक मारते रहता है और रिकार्नेशन मास्टर लगातार कॉसी डिवाइन आर्टिफैक्ट्स बाहर निकालते रहता है स्ट्राइक को ब्लॉक करने के लिए। वहीं पे जब उसके जितने भी आर्टिफैक्ट थे प्रोटेक्टिव वाले वो खत्म हो जाते हैं तो वो भागने लगता है और भागते हुए गोचेंग से कहता है कि अब मुझे याद आ गया, कहीं ये वेपन 8 बैरन डिमोनिक हेलबर्ट तो नहीं, तुम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, ऐसी चीज तो तुम्हारे हाथों में होनी ही नहीं चाहिए। गोचेंग इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहता और उल्टा रिकार्नेशन मास्टर से कहता है, मास्टर आप भाग क्यों रहे हो यार, आप मुझे कैसे भागोगे अगर आप इसी तरीके से भागते रहे। भागो नहीं, चलो एक साथ बात करते हैं ना, क्यों ना आप अपनी जिंदगी को मेरे लिए गिव अप कर दो। जिसके बाद अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है और यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर के ऊपर दोबारा हमला करता है। रिकार्नेशन मास्टर आगे से काउंटर अटैक करते हुए कहता है कि तुम बस यहाँ पे डिमोनिक हेलबर्ट के ऊपर ही रिलाय कर रहे हो और उसी की बदौलत तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है। जैसे ही तुम यहाँ पे ब्लैक लैश का सामना करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बोल रहा था। तुम उस ब्लैक लैश से कभी सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, उसे से ही मारे जाओगे। जिसके बाद एक काउंटर अटैक करता है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। इतना ज्यादा तगड़ा था कि यहाँ पे जो बैरियर था वो सभी टूट जाता है। बेसिकली इन लोगों के रियलम के ऊपर एक बैरियर टाइप में होता है, ओजोन लेयर समझ लो। इसलिए नीचे के कुछ डिसेबल का तार ऊपर की तरफ जाता है और वो सभी यही कहते हैं कि ऊपर की तरफ क्या हो रहा है भाई, ऊपर इतनी ज्यादा रोशनी कैसे। उतने में ही यहाँ पे नीचे वाला इसके ऊपर हमला कर देता है और इसको निपटा देता है। दूसरों की लड़ाई में यहाँ पे उंगल नहीं करते, ये सीख है तुम्हारी, अगली बार जन्म लेना तो याद रखना। जिसके बाद हम लोग गोचेंग वाली फाइट पे दोबारा आ जाते हैं और इतने समय पड़ला यहाँ पे गोचेंग की साइड पे भारी था। गोचेंग यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर को वो भगा भगा के मारा था। रिकार्नेशन मास्टर बस हैरान ही था कि किससे पिट रहा हूँ भाई मैं। वह पे गोचेंग ने अभी तक जितनी भी बार यहाँ पे हेलबर्ट से स्ट्राइक मारी है, रिकार्नेशन मास्टर ने एक भी बार एकदम सामने से उसका काउंटर सामना नहीं किया, यानी कि होता नहीं कि हाथों से ईंट पकड़ लो वो वाला काम नहीं किया। ये हर बार यहाँ पे डिवाइन आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल रहा
कहा था। इसलिए गुचेंग आगे से कहता है यार तुम्हारे पास तो डिवाइन आर्टिफैक्ट एकदम लाइन लगी पड़ी है यार, इतना माल तो मेरे पास नहीं है जितना तुम्हारे पास धरा हुआ है। जितनी भी बार मैं स्ट्राइक मारता हूँ उतनी बार कोई ना कोई डिवाइन आर्टिफैक्ट बाहर निकल आता है। और इतने फटके खाने के बाद में अब जाके रिकार्नेशन मास्टर को समझ में आ जाता है कि गुचेंग और कोई नहीं, असल में यहाँ पे डिमोनिक एम्परर का रिकार्नेशन है, यानी कि ओजी वर्जन का रिकार्नेशन। लेकिन इसके जवाब में गुचेंग आगे से कहता है कि किसे पता, मैंने जो कमेंट यहाँ पे पिंड किया बस तुम एक बार उसे पढ़ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसने ऐसा क्यों बोला कि किसे पता। जिसके बाद गुचेंग अपना जलवा दोबारा दिखाने ही वाला था, उतने में ही रिकार्नेशन मास्टर गुचेंग से कहता है रुको भाई, अगर तुम वो हो तो फिर हमें आपस में लड़ने की एकदम बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम एक दूसरे को ही मार डाले। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे अंडर यहाँ पे सर्व करूंगा और तुम्हारी लॉयल्टी को मानूंगा। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए फ्रंट मैन बन सकता हूँ जो भी लोग तुम्हें परेशानी देते हैं उनके सामने, जिससे चीजें तुम्हारे लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएंगी और मैं तुम्हारी मदद ही करूंगा इन सभी चीजों में। इसके जवाब में गुचेंग आगे से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे मार के तुम्हें पपट ही क्यों ना बना दूं, इससे चीजें और भी ज्यादा इजी हो जाएंगी। जिस पे रिकार्नेशन मास्टर आगे से कहता है अच्छा, और वो गुचेंग से कहता है कि तुम्हें रुकना नहीं चाहिए था। गुचेंग को कुछ समझ में नहीं आता कि बुढ़ा क्या कहना चाहता है, बुढ़ापे का सदमा वदमा हो गया क्या। बेसिकली रिकार्नेशन मास्टर का कहने का मतलब ये था कि तुम्हें मुझे मौका नहीं देना चाहिए था रिकवर होने का, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जिस रियलम के ऊपर ये लोग फाइट कर रहे थे और वहां पे जो गॉड था जो कि इन लोगों को बिछाए पड़ रहा था, लपेटे जा रहा था दे फटके मार के, ये भी लोग हैरान थे कि ये भड़वा अचानक से गायब कहाँ हो रहा है। तो ये गायब होकर रिकार्नेशन मास्टर के पास वापस आ गया था, जिससे रिकार्नेशन मास्टर को उसकी पावर दोबारा मिल जाती है और ये वाली पहले वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब रिकार्नेशन मास्टर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि इसने सिर्फ ये वाली नहीं, इसने यहाँ पे कई सारी धर्माइक बॉडी को यहाँ पे बुला लिया था जो कि पता नहीं कितने अलग अलग एशियन रियल्म्स के अंदर पड़ी हुई थी, जिससे अब इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे पूरी तरीके से हाई लेवल पे जा चुकी है, यानी कि बुढ़ा पूरी तरीके से जवानी में आ चुका है। और ये गुचेंग से कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम यहाँ पे डिमोनिक एम्परर के ओजी वर्जन ही क्यों ना हो या फिर उसके रिकार्नेशन ही क्यों ना हो, अब तुम भी मुझे नहीं रोक सकते हैं यहाँ पे ट्रू डिवाइन इमोर्टल किंग का फल चखने से। बेसिकली बुड्ढा यहाँ पे डिवाइन इमोर्टल किंग के अंदर ब्रेक थ्रू करेगा, ये बोलना चाहता है। जिसपे गुचेंग आगे से हमला करते हुए कहता है मास्टर यार तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, लेकिन मास्टर यार सच में बलवान हो गया था। वो इजिली गुचेंग के हेलबर्ड को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहीं पे ही मार सकता हूँ अभी के अभी। जिसके बाद जानते हो ये ओजी मूव इस्तेमाल करता है, जिन लोगों ने यहाँ पे इनविंसिबल सीरीज देखी है जानते हो ये मूव कैसा, ये चॉप अटैक है। जितने भी विल्टरमाइट है उनका ये फेवरेट मूव है, फटने वाली और स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यही इस्तेमाल करते हैं। गुचेंग भी जैसे इस मूव को देखता है उसकी भी फट जाती है, वो आगे से तुरंत ही अपनी वो कॉसी डिवाइन वाली स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है जिसको वो पता नहीं किसी से चुरा के लेके आया था। इसके बाद रिकार्नेशन मास्टर आगे से चॉप अटैक करता है जो कि गुचेंग के वेपन को एकदम चीरते हुए उसकी छाती के ऊपर जा लगता है। खैर इसके बाद गुचेंग इस अटैक से संभल पाता, उतने में ही रिकार्नेशन मास्टर हेलबर्ट को पकड़ता और उल्टा गुचेंग के अंदर एक घुसा देता है। और फिर फोर्स की वजह से गुचेंग उड़ते हुए दूर जाके गिरता है और वो सीधा यहाँ पे उसी रियलम के अंदर जाके गिर रहा था जिसको हम अभी तक देख रहे थे। रिकार्नेशन मास्टर यहीं पे ही नहीं रुकता, जिसके बाद वो गुचेंग वाला मूव आगे से इस्तेमाल करता है। जैसे कि गुचेंग निकाले थे अपने क्रीचर्स को, वैसे ही रिकार्नेशन मास्टर अपने क्रीचर्स को बाहर निकालता और उनको गुचेंग की तरफ लॉन्च कर देता है। जिसके बाद ये सभी भारी तादाद में गुचेंग की तरफ आगे बढ़ते हैं और एकदम धाए से उसी के ऊपर जा गिरते हैं और वहां पे तगड़ा धमाका होता है। जैसे कि साला यहाँ पे जैसे कि डायनासोर वाला एस्टेरॉइड गिरा हो, पूरे प्लेनेट की धज्जियां उड़ जाती हैं। अबे ये तो कुछ भी नहीं था, अगले पल पूरा का पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, धड़ाम से बोलता है वो पटाखे की तरीके। ये था इनविंसिबल का भाई रेफरेंस है। जिसके बाद हम लोग रिकार्नेशन मास्टर को देखते और इसकी हंसे नहीं रुक रही थी, ये हंसे जा रहा था क्योंकि इसके सामने गुचेंग का कुछ भी नहीं बचा हुआ था, प्लेनेट का प्लेनेट तबाह हो गया था। रिकार्नेशन मास्टर आगे से कहता है कि मैं यहाँ पे खुद को लकी समझता हूँ क्योंकि जब मैं तुमसे मिला हूँ तुम यहाँ पे काफी ज्यादा यंग हो और तुम्हारी स्टेज भी काफी ज्यादा लो है। अगर यहाँ पे डिमोनिक एंसेस्टर होता जिसने यहाँ पे डिवाइन पैलेस को पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी थी तो फिर मैं सिर्फ उसकी चुटकी मसलने से ही यहाँ पे खत्म हो जाता, कंप्लीटली खत्म हो जाता। जिसके बाद हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि हेलबर्ड यहाँ पे गुचेंग के सीने के अंदर घुसाया गया था, तो वो गुचेंग की बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है और वो यहाँ पे रिकार्नेशन मास्टर से कहता है कि ऐसा क्या। जिसके बाद वो रिकार्नेशन मास्टर को बताता है कि यहाँ पे 8 बैरन डिमोनिक हेलबर्ड है, एक कैलामेसियस आइटम है। बेसिकली ये तबाही वाला आइटम है, जब भी इसका फुल पावर पे इस्तेमाल किया जाएगा तो तबाही आएगी। इसलिए गुचेंग अपर रियलम के अंदर इसको यहाँ पे हैवीली यूज नहीं करता है, सिर्फ हल्के फुल्के मूव से इस्तेमाल करता है। हेलबर्ट के पास ऐसे उसकी खुद की कॉन्फिडेंस है, लेकिन गुचेंग को यहाँ पे बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे उसे कौन ही देख रहा है। वहीं पे रिकार्नेशन मास्टर आगे से कहता है यार तुम मरते क्यों नहीं भाई, अमर वमर हो क्या तुम, पूरे प्लेनेट की धज्जियां उड़ गई लेकिन तुम साले टस से मस नहीं हुए। गुचेंग रिकार्नेशन मास्टर से कहता है कि तुमको यहाँ पे खुद को लकी समझना चाहिए क्योंकि ये पहली बार है कि जब मैं यहाँ पे हेलबर्ट का फुल पावर के रूप में इस्तेमाल करने वाला हूँ और तुमको यहाँ पे खुद को सच में यहाँ पे लकी समझना चाहिए। वहीं पे हम लोग गुचेंग को देखते हैं और इसके रंग रूप बदल से गए थे भाई, मुझे नहीं पता गुचेंग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया, शायद से हेलबर्ट की एनर्जी की वजह से हुआ है। बाद में अगले कुछ चैप्टर में तुम इसको यहाँ पे रंग बदलता हुआ ही देखोगे। जिसके बाद गुचेंग हमला करता, उससे पहले ही रिकार्नेशन मास्टर आगे से हमला कर देता है, कहते हुए कि साले तू मुझे छू, इससे पहले
मैं तुझे खत्म कर दूंगा। इसके बाद ये शायद से अपनी डोमेन का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाला था, जिससे ये टाइम वाइम को रोक सकता है, लेकिन गुचेंग आगे से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो इजिली रिकानेशन मास्टर की जो डोमेन थी उसको यहाँ पे बस चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो रिकानेशन मास्टर का मुंह पकड़ता है और उसको भाई गुद्दी से पकड़ के ऊपर उठा लेता है और उसे कहता है कि अब मैं तुमको रिफाइन करूंगा अपने नॉरिशमेंट के लिए, और इस बार चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक सिंगल चांस नहीं देने वाला रिकवर करने का कुछ भी। लेकिन हम लोग रिकानेशन मास्टर को देखते हैं और ये अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। ये अभी भी गुचेंग के ऊपर यहाँ पे ट्रिक्स इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था। हालांकि गुचेंग को पहले ही पता चल जाता है और वो उसे कहता है काहे स्ट्रगल कर रहे हो, बेफालतू में अपने लिए चीजें आगे बढ़ाओगे। इसके बाद गुचेंग यहाँ पे अपनी सबसे एकदम ओपी चीज को बाहर निकालता है, वो होती है इसकी बाटली, और पहली बार हम लोग इसकी बाटली के ऊपर एक डेविल वाला चेहरा देख पाते हैं। इसके बाद गुचेंग की जो बाटली थी वो इजिली यहाँ पे रिकानेशन मास्टर का जो चक्र था उसका जो डिवाइन आर्टिफैक्ट था उसे यहाँ पे रिफाइन करने लगता है। वह फिर रिकानेशन मास्टर जैसे ही यहाँ पे डाउ ट्रेजर बॉटल को देखता है तो वो आगे से कहता है तुम, लेकिन गुचेंग उसे कुछ बोलने ही नहीं देता। ये कहते हुए कि तुम्हें यहाँ पे खुद को सम्मान देना चाहिए कि तुम मेरे मास्टर थे, लेकिन ये वाली मेरी ट्रू आइडेंटिटी है, इसीलिए तुम यहाँ पे मर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद गुचेंग इजिली यहाँ पे रिकानेशन मास्टर को खत्म कर देता है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। और हाँ, अभी तक हम लोगों को पता नहीं चला कि गुचेंग के पास ये साला ट्रेजर बोतल आई तो आई कैसे। कोई नहीं जानता कि ये डाउ ट्रेजर बोतल आई तो आई कैसे, मुझे भी नहीं पता। गूगल करके देख लेते हैं यार। गूगल के मुताबिक गुचेंग की ट्रेजर बोतल तभी मिल गई थी जब ये साला ट्रांसमिग्रेट होके आया था, यानी कि चैप्टर 1 के दौरान में। मैंने तो नहीं देखी यार, गूगल साला गलत इन्फॉर्मेशन देता है। अब देखो, अब यहाँ पे गुचेंग तुम्हें कुछ नई चीजें करते हुए देख सकते हो जो कि तुम्हें हैरान करेंगे, लेकिन समय के साथ तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। गुचेंग ने यहाँ पे रिकानेशन मास्टर को खत्म किया, जिसके बाद शिनज़ोटो के डायरेक्टर जीवी डॉ डोमेन के अंदर जाता है और हम लोग यहाँ पे जीवी इंपीरियल डायनेस्टी को देखते हैं। ये अपर रियलम नहीं है, ये कोई दूसरा रियलम है, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट जुआन वाला रियलम था, बिल्कुल वैसा ही। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि रिकानेशन मास्टर के मरने के बाद में शायद से यहाँ पे तबाही आने लगी थी, क्योंकि शायद से वो इन सभी रियलम्स को कंट्रोल करता होगा या फिर कुछ तो कनेक्शन होगा। अब यहाँ पे पूरी तरीके से जो आसमान था वो यहाँ पे पूरी तरीके से गुलाबी पड़ चुका था, इसलिए यहाँ के जितने भी रहने वाले थे उन सभी को यही लग रहा था कि इन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी कयामत आने वाली है। और वो सभी अपने यहाँ पे एम्परर से पूछ रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे जितने भी आसमान है वो सब कुछ यहाँ पे काला पड़ चुका है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द हम सभी लोग यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। जिस पे इनका जो एम्परर था वो आगे से कहता है कि जीवी डॉ डोमेन के अंदर एक भी यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल रियलम का एक्सपर्ट नहीं है, अब वो लोग क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि मेरी जितनी भी यहाँ पे सब पत्नियां हैं उन सभी को मेरे पैलेस के अंदर बुलाओ, हम लोग आज म्यूजिक प्ले करेंगे, खाना खाएंगे, मस्त नाचेंगे गाएंगे। एम्परर भी लाइक जीने के हैं 4 दिन तो क्यों ना करूं मैं उनको फुलफिल। हालांकि जितने भी गार्ड थे और मंदिर थे वो सभी आगे से कहते हैं अरे मालिक कहाँ जा रहे हो ऐसे करने के लिए, हम लोगों को तो कुछ बताओ, हम लोग क्या करें। जिसके बाद अगला सीन आधे महीने के बाद का होता है और गुचेंग अभी भी यहाँ पे रिकानेशन मास्टर को पूरी तरीके से डिवोवर नहीं कर पाया था। साथ ही में डॉ बॉटल भी यहाँ पे रिकानेशन मास्टर का जो चक्र था उसे भी नहीं कर पाई थी। चक्र आगे से डिवाइन बॉटल से बोल रहा बस कर भैया, कितना लपेटेगा, पेट भर जाएगा तेरा, दग जाएगा तू, फुल जगह पड़ा है। खैर गुचेंग ने यहाँ पे जो रिकानेशन मास्टर था उसकी जो सोल थी उसको तो निपटा दिया था, लेकिन उसकी जो डिवाइन बॉडी थी उसको यहाँ पे पूरी तरीके से अपने पपेट के अंदर बदल दिया था। लेकिन क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी लगी थी, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पपेट था, लेकिन गुचेंग के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे फायदे का सौदा है, क्योंकि अब यहाँ पे उसके पास नया ईस्ट एंड हेवनली एम्परर ऑफ रिकानेशन आ गया है, जो कि इतना ज्यादा बढ़िया है कि वो यहाँ पे असली तक को टक्कर दे सकता है। ऑफ कोर्स ये गुचेंग के लिए यहाँ पे कई सारी चीजों को कवर भी तो करेगा। जिसके बाद गुचेंग यहाँ पे हम लोगों को बताता है कि अब उसे अगला काम ये करना है कि यहाँ पे रिकानेशन मास्टर ने जितने भी डॉ फ्रूट्स को छोड़ रखा था और डॉ क्लोन्स को छोड़ रखा था अलग अलग रियलम के अंदर, जो उसने अभी तक यहाँ पे फुल्ली रिकवर नहीं किए थे, यानी कि इसने जब अपनी एनर्जी को यहाँ पे रिकवर किया था गुचेंग से बोला था कि मौका नहीं देना चाहिए था, तब इसने यहाँ पे सबको नहीं बुलाया था, अभी भी कुछ छूट गए थे। तो गुचेंग अब यहाँ पे जाके उनको यहाँ पे कवर करेगा और उन्हें लूटेगा ताकि यहाँ पे उसे फायदा हो सके, क्योंकि अगर रिकानेशन मास्टर ने सबको बुला लिया होता तो फिर गुचेंग को बहुत ज्यादा लॉस हो जाता। खैर गुचेंग को यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम थी, वो थी यहाँ पे जो लाइफ है वो काफी ज्यादा स्लो है, स्लो नहीं बहुत ज्यादा स्मॉल है। एक ट्रू मॉडल रियलम के एक्सपर्ट्स का यहाँ पे जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ही कम है, जिससे उनका जो यहाँ पे फोकस होता है वो इस तरफ मुड़ जाता है कि वो लोग यहाँ पे कल्टीवेशन से ज्यादा इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि हमें कितना ज्यादा सुकून मिल सके। बेसिकली तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास जीने के दिन काफी ज्यादा कम है, तो फिर तुम यहाँ पे फालतू की मेहनत क्यों ही करोगे। इसलिए अगर गुचेंग को यहाँ पे इस गैलेक्सी के अंदर चीजें सेट करनी है तो फिर उसे यहाँ पे शुरू से शुरू करना पड़ेगा, रिवर ऑफ टाइम के एकदम आखिर से, ताकि यहाँ पे चीजें पास्ट से बदल सके। अब पता नहीं गुचेंग का क्या प्लान है, वो क्या करना चाहता है, वो तो भाई जब आधा प्लान यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ही हमें पता चलेगा। और इसी तरीके से इस मानवा के अंदर चीजें सेट करता है। तुम खुद सोचो भाई, पुराने कैरेक्टर आते हैं इसके अंदर।
जिसके बाद हम लोग दोबारा जीवी डोमेन के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे इन लोगों का जो आसमान था अब वो पूरी तरीके से साफ हो चुका था। हालांकि इसको साफ होने में आधा महीना लग गया था। वह पे जो नॉर्मल लोग थे वो सभी इसी बारे में सोच रहे थे, अगर यहाँ पे सच में कोई डिवाइन क्लैमिटी होने वाली है तो फिर क्या जीवी इंपीरियल डायनेस्टी यहाँ पे उसे होल्ड बैक कर पाएगी। जिसके बाद गोचेंग यहाँ पे आता है और वो हम लोगों को बताता है कि जीवी डोमेन जो यहाँ पे होती थी, यहाँ पे एक जीवी डिवाइन एम्पायर हुआ करता था जिसने यहाँ पे जीवी इंपीरियल डायनेस्टी को बनाया था, जो कि अभी तक की सबसे लंबी चली हुई डायनेस्टी है इस पूरी गैलेक्सी के अंदर। लेकिन जो जीवी डिवाइन एम्पायर था वो सिर्फ यहाँ पे कौसी सॉवरेन रियलम का ही एक कल्टीवेटर था। और अभी का जो यहाँ पे जीवी एम्पायर है उसके बारे में तो पूछो ही नहीं, देखा ना उसने अभी क्या किया, दुनिया खत्म हो रही होने दो, मुझे अय्यासी करने दो, लड़कियां बुलाओ। इसलिए गोचंग को इस जगह के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है कि इस वर्ल्ड का जो फॉर्चून है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए ये रियलम एक भी यहाँ पे इमॉर्टल रियलम के एक्सपर्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। और ऊपर से जितने भी यहाँ पे कौसी सॉवरेन रियलम के कल्टीवेटर्स हुआ करते होंगे उनको यहाँ पे ईस्ट एंड हेवनली एम्पायर ने निपटा दिया, वही अपना रिकार्डेशन मास्टर। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे जीवी डोमेन के अभी के एम्पायर को देखते हैं और इसने जानते हो यहाँ पे कित्तों को बिछा दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टामिना तो बहुत है बुढ़े में, बस सही जगह पे नहीं लगा रहा, डायरेक्शन की कमी है। नहीं अब तक यहाँ पे इस डोमेन का बंटाधार हो चुका होता। खैर अभी मस्त जमाई ले रहा था, उतने में ही गोचंग उससे कहता है उठ रे। तो ये बुढ़ा आगे से कहता है कौन है रे, काहे परेशान कर रहे हैं, ऐसे ही दुनिया के लगने वाले हैं, कम से कम 2 पल तो जीने दो। तो गोचंग आगे से सीरियस होकर कहता है अगर तुम अभी नहीं उठे तो दोबारा उठ नहीं पाओगे, लेटे ही रहोगे हमेशा। वह भी गोचंग का सीरियस चेहरा देख के यहाँ पे बुढ़े को समझ में आ जाता है तो सीरियस मैटर है, उठना ही पड़ेगा। जिसके बाद सीरियस होकर उठता है और गोचंग ने से यहाँ पे जीवी डोमेन की सारी हिस्ट्री मांगी थी, बेसिकली पूरा का पूरा बायोडेटा, जन्म कुंडली निकाल के लाओ इस पूरी डोमेन की, ये कब बनी, कहां से थी, कितना हुआ, कितने दार हुआ। तो फिर जो जीवी एम्पायर था वो आगे से गोचंग को सारी डिटेल निकाल के बाहर दे देता है। वो फिर गोचंग उससे कहता है कि अब तुम जा सकते हो। तो ये बाहर चला आता और अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो कम से कम कोई तो आया हम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, अब जीवी इंपीरियल डायनेस्टी यहाँ पे नीचे नहीं गिरेगी और खराब नहीं होगी। लेकिन ये सीनियर साला कुछ ज्यादा ही अजीब है, ये हम लोगों को मार नहीं रहा और ना यहाँ पे तबाही मचा रहा है, ये बस हमारी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता है कि हम लोगों ने क्या कर्म कांड किए हैं। तो इसके बाद गोचंग आगे से हिस्टोरिकल टीचर बन जाता है और वो हम लोगों को बताता है कि फॉरबिडन एरा से पहले भी यहाँ पे एक इतिहास का एक पल हुआ करता था जहाँ पे सब कुछ दफन हो गया था, यानी कि सब कुछ खत्म हो गया था। और उस पल को यहाँ पे डार्क सप्रेशन एरा बोला जाता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना ही कोई फंक्शन था, ना ही कुछ हिस्ट्री थी उस जगह की, कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसको डार्क सप्रेशन एरा बोला जाता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जिंदगी कभी भी रुकती नहीं है, थम भले जाए लेकिन रुकती नहीं है। इसलिए थोड़े समय के बाद में वहाँ पे कुछ फंक्शन आए, बेसिकली कुछ सेक्ट वेक्ट आए, जिन्होंने कुछ यहाँ पे तरीके ढूंढे एशियन टेक्स की मदद से, जिनकी मदद से वो लोग यहाँ पे रिफाइनिंग को समझ पाए अभी तक एरा को धीरे धीरे करते हुए। जिसका मतलब यह है कि गोचेंग को बस अब यहाँ पे उस एरा के अंदर जाना है जहाँ पे डार्क सप्रेशन एरा खत्म हुआ था, यानी कि चीजें शुरू हुई थी। और उस जगह पे जाके गोचेंग को यहाँ पे वर्ल्ड ट्री एरा ट्री के सीड को लगाना पड़ेगा, जिसकी मदद से गोचेंग यहाँ पे एरा ट्री की जितनी भी मेमोरीज होंगी उन सभी को बदल पाएगा और जितने भी यहाँ पे गैलेक्सी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी भी। अब गोचेंग पता नहीं क्या करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसका मोटा मोटा प्लान हमें समझ में आ चुका है। जिसके बाद गोचेंग अपने पास यहाँ पे पार्सल प्लेग को बाहर निकालता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट जगह ढूंढ पाएगा जहाँ पे उसे प्लांट लगाना है। और साथ ही में वो डिवाइन बोट ऑफ फॉर्चून का इस्तेमाल करेगा, जो कि उसे यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी देगा। बेसिकली ये टाइम के अंदर पीछे जा रहा है ना, तो वो उसके लिए यहाँ पे डिवाइन बोट ऑफ फॉर्चून का इस्तेमाल करेगा। और ये वही बोट है जिसके बारे में बता रहा था कि गोचेंग को यहाँ पे कट्टे वाले से मिली थी, दिमाग तो जोर पे। जिसके बाद अगला सीन यहाँ पे गैलेक्टिक लाइट रिवर का होता है, जहाँ पे गोचेंग ट्रैवल कर रहा था फॉर्चून ऑफ डिवाइन बोट की मदद से। और फिर गोचेंग जैसे जैसे ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ रहा था, तो फिर इसके लिए यहाँ पे जानते हो रियलम समय एकदम मक्खन की तरीके आगे पीछे हो रहा था, जैसे कि रिवाइंड कर रहा हो। यहाँ पे ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे किसी को भी पागल करते। बेसिकली बहुत सारा ज्ञान है यहाँ पे और हर कोई इसे यहाँ पे समझ नहीं सकता, किसी की इतनी औकात ही नहीं है, यहाँ तक कि गोचेंगे भी नहीं, भले वो यहाँ पे डिवाइन डॉकिंग फ्रूट को ही क्यों ना एब्जॉर्ब कर ले, तभी वो यहाँ पे चीजों को आसानी के साथ समझ नहीं सकता और वो आखिर में यहाँ पे या तो मारा जाएगा या फिर बहुत ही हेविली इंजर्ड हो जाएगा। लेकिन किस्मत से यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा रास्ता है और साथ ही में गोचेंग के पास में डिवाइन बोट ऑफ फॉर्चून भी है, जो कि उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रही है, इसीलिए वो सही सलामत है। धीरे धीरे करके वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। जिसके बाद गोचेंग यहाँ पे पता नहीं क्या करता है, क्योंकि मैं इसको टाइम ट्रेवल तो बोलूंगा नहीं, ये किसी दूसरे एरा के अंदर जा रहा है जहाँ पे वो जानते हो पिन पॉइंट करेगा चीजों को, यानी कि अभी अपने हिसाब से रियलिटी यहाँ पे बनाने वाला है। होता नहीं कहानी को लिखना, बिल्कुल वैसे ही। परंतु तुम ऑथर की सोच देख रहे हो कि कहाँ तक हम लोगों को लेके जा रहा है कि साला हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब मोटा मोटी आ रहा है। जिसके बाद अगला सीन एकदम अलग ही जगह पे होता है, जहाँ पे हम लोग चिड़िया को देखते हैं जो कि उड़ते हुए अपने ग्रैंडपा के पास में आ रहे थे और उनसे कह रहे थे कि देखिए आपने तो बोला था कि रेयोन एरा के बाद में यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टर नहीं है और साथ ही में ये लड़की के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ये कैसी एबिलिटी है भाई, ये तो मुझे भी चाहिए। लेकिन ये वाला और जो कि हम लोगों को फील हो रहा है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि यहाँ पे इस टेक्स्ट ऑफ बुक के अंदर था और ये बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आ रहा है। कोई पेन के पीछे जो बंदा था वो आगे से कहता है मुझे तो फील हो रहा है कि ये बंदा इजिली हम लोगों के रियलम को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। कोई पे ग्रैंडपा क्या
आगे से कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अजीब सा नहीं है, ये ऑरा कभी भी इस एरा के अंदर नहीं आया है। ऐसा लगता है कि ये कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट है जो कि यहाँ पे पहले छूट गया था गैलेक्सी के अंदर, लेकिन अब ये वापस आ चुका है। वहीं पे हम लोग एक दूर माउंटेन के ऊपर देखते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पर्पल ऑरा था। ऑफ कोर्स ये गुचेंग का ही है। वहीं पे ग्रैंडपा क्या आगे से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर तो इसे पता होना चाहिए ना कि रियो डेरा यहाँ पे किस लिए हुआ था। जिसपे ग्रैंडपा की जो ग्रैंड डॉटर थी वो आगे से कहती है कि मैं तो वहाँ पे जाके उसे देखना चाहती हूँ, साथ से यहाँ पे कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम लोग आरी फॉर्मेशन को यहाँ पे तोड़ सके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐसे किसी की लेगेसी को इस तरीके से मारने तो नहीं दे सकते ना। शायद से यहाँ पे कोई बैरियर होगा जिसकी मदद से ये लोग इस माउंटेन को छोड़ के आगे नहीं जा पाते हैं। वहीं पे हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि अपना काम यहाँ पे कर चुका था। बेसिकली उसने पेड़ के अंदर यहाँ पे सीड को प्लांट कर दिया था। वहीं पे सीड इसको यहाँ पे सिस्टम नहीं दिया था। वहीं पे गुचेंग देख के हैरान था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं और साथ में यहाँ पे कुछ डाउ फंक्शन की लेगेसी भी है। गुचेंग इस बात से काफी ज्यादा परेशान था कि यहाँ पे कोई भी नहीं होगा जो कि उसके इतने बड़े काम को देख नहीं पाएगा और उसे कभी भी श्रेय नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये चिंता खत्म हुई, जिसके बाद ऑथर हम लोगों को यहाँ पे लिख के बताता है कि आगे क्या हुआ। इसके बाद में यहाँ पे इस एंड परमोडियल टाइम आया जहाँ पे एक अनपैरेलल्ड बीइंग यानी कि गुचेंग आया था किसी दूसरे यूनिवर्स से एक मिस्टीरियस ट्री के साथ में, जिसके बाद वर्ल्ड यहाँ पे फॉरबिडन लाइफ से रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर बदल गया। जिसके बाद में धीरे धीरे करके साउथर्न जगह पे एक हेवनली डोर आया, डिवाइन ट्री आया और साथ में एक जगह भी आई जो कि यहाँ पे कनेक्ट करती थी उनको, जिसको यहाँ पे इमोर्टल डोमेन बोला जा रहा है। जिसके बाद ये लोग जिनको हम लोगों ने भी पहले देखा था वो सभी लोग यहाँ पे आते हैं और आगे से कहते हैं या तो इमोर्टल ड्यून से लिखा हुआ है, जिसपे एक लड़की आगे से कहती है कि ये वही जगह है जो कि सीनियर हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं। जिसपे एक बंदा सीधे अंदर घुस जाता है ये कहते हुए कि सीनियर हम लोगों के लिए कुछ छोड़ के गए हैं तो वो पक्का कुछ खास ही होगा। सीनियर इतने स्ट्रॉन्ग थे तो फिर शायद से हमें भी कुछ मिल सकता है। वहीं पे इसके पीछे जो लड़की थी वो सभी आगे से कहती है कि इतनी जल्दी अंदर ना घुसो, यहाँ पे खतरा भी हो सकता है। हालांकि ये मन के अंदर ये भी सोचते हैं कि किससे फर्क पड़ता है, अगर वो यहाँ पे आ गई है तो वो अंदर जाएगी ताकि वो इस चांस को मिस ना करे। जिसके बाद वो खुद को यहाँ पे चिड़िया के अंदर बदलती है और अंदर घुस जाती है। यानी कि यहाँ पे समय पास हो चुका है। पहले ये बच्ची थी, अब ये थोड़ी सी एडल्ट हो चुकी है, बिकॉज वी कैन सी द मंथ्स। खैर इसके बाद ये लोग जब उस जगह पे अंदर घुसते हैं तो फिर अंदर एकदम पूरी तरीके से भयानक माहौल बचा हुआ था, जिस साउथर्न गेट के बारे में बताया गया था जहाँ से सीनियर यानी कि गुचेंग आया था रियो डेरा के अंदर। वो जगह पूरी तरीके से यहाँ पे बदल चुकी थी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा महल था और साथ में उसके पीछे एक बहुत बड़ा ट्री था, जिसपे ये लड़की अपने नजरिए से हम लोगों को बताती है कि मिस्टीरियस सीनियर यहाँ पे आया मिस्टीरियस ट्री के साथ में और हमारे इमोर्टल ड्यून के अंदर आ गया। कहीं यह जगह रियो डेरा से पहले ओरिजिनली इमोर्टल ड्यून कहलाई जाती हो। जिसके बाद अचानक से यहाँ पे कई सारी बेलें बाहर निकलती है जो कि उनमें से कई सारे लोगों को यहाँ पे खत्म कर देती है। जिसके बाद ये लड़की अपनी जान बचा के भागती है और उसने कंगन भी पहन रखे हैं हाँ बस पैरों में, क्योंकि वो बेले इसके भी पीछे पड़े हुए थे और ये अपनी जान बचा के भागे रही थी। उतने में ही बेले इसके ऊपर हमला करके इसके अंदर भी यहाँ पे छेद करने वाली थी कि वो अचानक से रुक जाती है और हवा में ही गायब हो जाती है। जिससे ये लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे किसी की नजर पड़ गई थी। ऑफकोर्स कपड़ों देख को पता चल रहा है कि ये हमारा हरामी गुचेंग ही है। खैर गुचेंग इस लड़की से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो ये पीछे मुड़ती है और गुचेंग से कहती है कि तुम वही सीनियर हो गया जो कि हमारी जगह पे आए हो और तुमने ही यहाँ पे इस इमोर्टल ड्यून को बनाया है। गुचेंग उससे कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या मैं दिखता नहीं? तो वो लड़की आगे से कहती है कि तुम सच में एक दयालु इंसान हो ना, जिसपे गुचेंग वही सवाल कहता है कि मैं दिखता नहीं क्या दयालु इंसान? जिसपे ये लड़की आगे से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा चेहरा ही नहीं देख पा रही। और सच में गुचेंग यहाँ पे चेहरा एकदम ब्लर टाइप में दिखाई दे रहा है, जैसे कि ग्लिच मार रहा हो। और तब जाके गुचेंग को समझ में आ जाता है कि ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं टाइम एंड स्पेस को क्रॉस करने के लिए। जिससे गुचेंग को ये भी समझ में आ जाता है कि वो इस जगह के ज्यादा लोगों के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। बेसिकली वो इस जगह की ज्यादा लोगों के और उनकी जिंदगी के साथ में जो कर्मा है जो उनके साथ जुड़ा हुआ है वो गुचेंग उनके साथ ज्यादा यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, नहीं तो गुचेंग के यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे, वो भी गंदे वाले। गुचेंग यहाँ पे सीधा उस लड़की से कहता है कि ये सब ना सोचो, ये सब छोटी बातें हैं, मैं तुम्हें बड़ी बात के बारे में बताता हूँ। कल्टीवेशन मेथड सीखना चाहोगी? अब शायद से तुमको यहाँ पे हिस्ट्री रिवाइंड होते हुए दिख सकती है। अब ये लड़की हम लोगों को अपनी पूरी कहानी बताएगी अपने पूरे नजरिए से, अपने पर्सपेक्टिव से। लड़की अपना नाम बताती है जो कि हुआंग है और हम लोगों को बताती है कि ये डिवाइन फिनिक्स ब्लड लाइन लेगेसी से आती है जो कि इसकी बॉडी के अंदर है। लेकिन जब यहाँ पे डार्क सप्रेशन एरा शुरू हुआ था और लोगों के ऊपर वो आ गिरा था, तब ये हुआंग के लिए इम्पॉसिबल हो गया था कि वो यहाँ पे अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर सके और स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो यहाँ पे किसी डिवाइन ड्यून के अंदर अपनी सीनियर से नहीं मिली। हुआंग बताती है कि वो सिर्फ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो यहाँ पे काफी ज्यादा नॉलेजेबल था। उसके पास कई सारे ट्रेजर्स थे और कई सारी नॉलेज थी जो कि उसने यहाँ पे हुआंग के हवाले कर दी। उसे सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया। लेकिन हुआंग के पास जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ से आया था, उसका नाम क्या है, यहाँ तक कि वो उसके यहाँ पे असली चेहरे तक को नहीं देख पा रही थी। यानी कि ये अभी भी ग्लिच माने जा रहा है। वहीं पे हुआंग सच में अपने दिल से यहाँ पे उसको अपना मास्टर मानना चाहते थे, लेकिन गुचेंग ने मना कर दिया था, ये कहते हुए कि पता नहीं क्यों, इसको रीजन आज तक नहीं पता चला। बाय द वे इन सालों में जब तक वो यहाँ पे कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते जा रही थी, वो यहाँ पे कई सारी मुश्किलों से भी गुजरी, कई सारी चीजों को देखी और उसका दिल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फुलफिल हो रहा था जब तक आखिर नहीं आया। वो भी गुजर्स को ट्रेन करते हुए सिखा रहा था कि दुश्मन तुम्हें कैसे कैसे धर के कूट सकते हैं। तो ये आगे से यहाँ पे विक्टिम कार्ड साथ में फीमेल कार्ड और सब कुछ खेल रही थी। तो गुचेंग उससे कहता है तुम्हारा दुश्मन ये नहीं देखा कि तुम हो क्या, वो तुम्हें धर के
कूटेगा और रगड़ देगा जमीन पे। जिसके बाद गोचंग यहाँ पे वो ये स्काई वाली स्पिरिट को बाहर निकालता है और हुआंग से कहता है कि अब ये तुमसे लड़ेगा, ये तुम्हारा अपोनेंट रहेगा कुछ दिनों के लिए। वहीं पे गोचंग ने इसका नामकरण कर दिया था जो कि वैंगाई था। गोचंग वैंगाई से कहता है इसे ज्यादा न मारना, ठीक है, तुम्हारी ये छोटी बहन है। और भाई सच में कुछ ज्यादा ही क्यूट लगता है अपने छोटे वर्जन में। बड़े वाले में तो किसी के भी फटके चार हो जाए, बस एक नजर देख ले वो इसको। खैर वैंगाई उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी। मेरी एडवाइस है ले लो, फायदे में रहोगी। ये गोचंग से कहते हैं कि यार तुम मुझे सच में सीरियस नहीं ले रहे क्या? मैंने तुम्हारे साथ इतने सालों तक ट्रेनिंग की है, तुम्हें सच में लगता है कि ये छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्रिएचर मुझे यहाँ पे हरा भी पाएगा? लेकिन अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि वैंगाई इसको धर के कूट देता है, इतनी जोर से उसके ऊपर टक्कर मारता है ये पहाड़ के अंदर घुस जाती है और भाई मुंह के बल। जिसके बाद वैंगाई दोबारा अपनी कहानी शुरू करती है कि वो जितना ज्यादा यहाँ पे गोचंग के साथ समय बिताती जा रही थी उतना उसे यहाँ पे रियलाइज हो रहा था, उसे समझ में आ रहा था कि वो गोचंग के प्रति कुछ यहाँ पे अलग से फीलिंग डेवलप करी जा रही थी, जिसको आसान शब्दों में स्नेह बोलते हैं। प्यार लल्ला, प्यार। तुम्हें पता है खाली दिमाग शैतान का घर, तो अपने मन के अंदर ये खिचड़ी पकाने लगी कि क्या हो अगर ये दोनों मास्टर डिसाइपल नहीं बल्कि कुछ और ही बन जाए। इसलिए गोचंग जब इसको हील कर रहा था तो ये अपने कपड़ों को ही उतार देती है। इतनी भी क्या जल्दी है भाई? गोचंग आगे से कहता भी है कि यार मैं तो बेसिक हीलिंग कर रहे हैं ना, तुमने अपने आप को निर्वस्त्र क्यों कर लिया? जिसपे आगे से कहती है कि रिजल्ट बढ़िया आएगा अगर तुम इस तरीके से निर्वस्त्र रहोगे। जिसके बाद गोचंग से पूछती है बाय द वे आपकी बीवी सीवी है क्या? तो गोचंग उसे हिंदी में बता देता है कि उसे यहाँ पे छोटे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं तुम्हारे जैसे, और सही बात ये सच में छोटी है। इसलिए गोचंग उसे कहता है कि अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दो, इस दुनिया के अंदर सिर्फ ताकत ही सब कुछ है, इसलिए फालतू चीजों के बारे में ना सोचो। तो ये बेचारी टूट के बिखर जाती है। रह गया प्यार धरा धरा, अब करेगी ट्रेनिंग गरा गरा। और हम लोगों को और बताते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था तैसे तैसे यहाँ पे डिवाइन रेड यानी कि गोचंग के इलाके के आसपास की जो धुंध थी वो और भी ज्यादा घनी होती जा रही थी, और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था कि लोग इसके बारे में यहाँ पे पता लगा पाए। और समय के साथ साथ गोचंग का जो इलाका है, जो उसका लैंड है डिवाइन रेड है, अब वो सिर्फ यहाँ पे एक लेजेंड बन के रह गई। वैसे के लिए अब इसको यहाँ पे पुरानी कथाओं में बताया जाएगा कि वो जगह हुआ करती थी भाई, कोई बुढ़ा आया था वहाँ पे पेड़ वेड़ लगा के गया था। जिसके बाद अगला सीन तब का होता है जब यहाँ पे सालों बीत जाते हैं, सालों नहीं हजारों सालों बीत जाते हैं। फिर वो हुआंग को देखते हैं, अब ये बड़ी हो चुकी थी। तो ये गोचंग से कहती है कि अब मैं एकदम पूरी तरीके से परिपक्व हो चुकी हूँ। तो गोचंग उससे कहता है हाँ भाई मैं समझ गया, तुम तो अब यहाँ पे कौसी सॉवरेन रियलम पे आ चुकी हो। और बाय द वे गोचंग 1000 सालों तक जानते हो क्या कर रहा था? मालीगिरी। ये भाई जब से आया तब से जानते हो सिर्फ पेड़ को पानी दिए जा रहा है, डिवाइन ट्री फलता फूलता रहे। इतना मत डाल भाई पानी कि साला प्यार से ही मुरझा जाए वो। जितने भी पैनल है उतने में ये सिर्फ पानी देते हुए मुझे दिखाए पेड़ को, और कुछ नहीं किया इसने। जिसके बाद हुआंग यहाँ पे गोचंग को कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, ये कहते हुए कि आपने कुछ कहा था। तो गोचंग उससे कहता है हाँ अब समय हो चुका है, तुम निकल लो यहाँ से। जैसे हुआंग काफी हैरान थी, वो पूछती है कि क्या बोले हो भाई, मैं तो इस जगह पे और ज्यादा रहना चाहती हूँ, मैं नहीं जाने वाली। इसके जवाब में गोचंग आगे से कहता है कि यहाँ पे हर एक अच्छी चीज का अंत आता ही है, तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के गोल्स है और मेरे पास मेरे खुद के काम जो कि मुझे करने हैं। जिसपे हुआंग को समझ में आ जाता है कि गोचंग अब वापस जा रहा है यहाँ पे डिवाइन डोमेन के अंदर। तो वो गोचंग से आखिरी बार पूछती है कि कम से कम अपना नाम तो बताते जाओ। तो गोचंग उसे कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अगर तुम यहाँ पे मेरे लेवल तक पहुंच सकी, अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा ली और मेरे नीलम के अंदर आ गई, तो फिर शायद से हम एक दूसरे से शायद दोबारा मिल सके। जिसके बाद यहाँ पे वो हुआंग को अपनी डोमेन से बाहर निकाल देता है, बेसिकली उसी जगह पे जहाँ पे पहली बार पत्थर आया था, उसी के जरिए वो उसे बाहर निकाल देता है। हुआंग थोड़ा सा उदास थे, लेकिन वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि गोचंग जा रहा है, और ये बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। एक सवाल ये भी था कि गोचंग अभी तक इतने सालों तक यहाँ पे उस पेड़ को क्यों प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा था। मैंने बताया ना कि वो हजारों सालों से पानी ही दिए जा रहा है उसको, साले मत डाल प्यार से मुरझा जाएगा वो। और ये बात भी उसे यहाँ पे खटक रही थी। हालांकि गोचंग के साथ रहते रहते उसे समझ में आ गया था कि उस बड़े से पेड़ को यहाँ पे एरा ट्री बोला गया है, और इसके मन के अंदर ये भी ख्वाहिश थी कि वो गोचंग से दोबारा मिल सके। इसके बाद गोचंग हम लोगों को अपने प्लान का दूसरा पड़ाव बताता है। गोचंग हम लोगों को बताता है कि उसने यहाँ पे ट्रैप को पूरी तरीके से सेट कर दिया है। अभी यहाँ पे गोचंग ने जो कुछ भी किया था, बेसिकली पेड़ को लगाया, हुआंग को ट्रैप किया, अब इसे ये सारी चीजें अब एक तरीके से यहाँ पे लेजेंड के अंदर बदल गई हैं, पौराणिक कथाओं के रूप में, लेजेंड ऑफ डिवाइन ड्रोन के नाम से। अब ये जो कुछ भी है अब ये हिस्ट्री की किताबों में लिखा जाएगा और अलग अलग बुक्स के अंदर ये छपेगा, क्योंकि ये हिस्ट्री का अब पार्ट बन चुका है। इसके बाद गोचंग अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि अब समय वापस आ चुका है वापस चलने का, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही समय बिता लिया। जिसके बाद गोचंग यहाँ पे अपने साथ कुछ वापस लेके जा रहा था। मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, किसी ने स्पेसिफिक चीज नहीं बताई। गोचंग ने सिर्फ ये बोला कि अगर ये यहाँ पे रुकेगा तो फिर और भी कई सारे बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे आ सकते हैं, और इस एरा के अंदर और भी चीजें बदल सकती हैं। जहाँ तक मुझे लगता है गोचंग शायद से यहाँ पे सिर्फ उस पेड़ के बारे में बात कर रहा है। अब ये पूरा पेड़ अपने साथ लेके जाएगा, सिर्फ पीछे बीज छोड़ जाएगा, जिससे वो जड़ें अभी भी रहेंगी। और फिर गोचंग पेड़ को अपने साथ इसलिए भी लेके जा रहा है कि जैसा कि अभी उसने बताया कि वो यहाँ पे ज्यादातर लोगों के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका जो कर्मा है वो यहाँ पे गोचंग को इफेक्ट करेगा और वो भी यहाँ पे मारा जा सकता है। वही पैराडॉक्स वाली थ्योरी की पास्ट में ज्यादा बदलाव करोगे तो फ्यूचर पूरी तरीके से बदल जाएगा। जिसके बाद गोचंग यहाँ पे बोर्ड के ऊपर दोबारा बैठता है और अपने समय में वापस आने लगता है, बेसिकली जीवी डोमेन के अंदर। तो ये पिछली बार से इस बार और भी ज्यादा यहाँ पे तगड़े रिएक्शन हो रहे थे। बेसिकली हुआंग की वजह से कई सारी चीजें बदल गई थी आने वाले समय के अंदर, इसलिए गोचंग के ऊपर यहाँ पे कई सारे
सारे कर्मा ब्लैक लाइन्स पढ़ रहे थे और बहुत तगड़े तरीके से पढ़ रहे थे भाई। अब देखो जब ये गया था ना बेसिकली जब ये पहली बार जा रहा था तब कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि गोचंग ने कोई बदलाव नहीं किया था, लेकिन जब ये वापस आ रहा है फ्यूचर में सॉरी प्रेजेंट में तो अब यहाँ पे दोबारा बदलाव हुए हैं जिस वजह से यहाँ पे कर्मा थोड़ा सा भड़क गया है तो वो गोचंग के ऊपर स्ट्राइक मार रहा है जिसको ब्लैक लाइन्स बोला जा रहा है। ऑफ कोर्स हुआंगियो ने यहाँ पे कई सारी चीजें की होंगी इसीलिए ये कर्मा इतना ज्यादा भड़का हुआ है। गोचंग आगे से डॉ बोतल को बाहर निकालता है ये कहते हुए कि तुम संभाले रहना गुरु, अगर तुमने नहीं रोका तो हम दोनों यही पे निपट जाएंगे। गोचंग हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे टाइम ऑफ रिवर के अंदर ट्रैवल करने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे व्हाइट फॉर्चून बॉडी होना जरूरी है ताकि तुम यहाँ पे ब्लैक लाइन्स का सामना कर सको बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन बदकिस्मती से गोचंग के पास समय नहीं था कि वो यहाँ पे रावेन को ढूंढ सके और उससे पूछ सके कि ये चीज कैसे हासिल की जा सकती है। रावेन वही लड़की है जो कि यहाँ पे इस जादुई बोर्ड की मालकिन है और वो किसी दूसरे रियलम से अंदर आई थी जिसके बाद उसका रिकार्डेशन हुआ था वगैरह वगैरह। देखना है पुरानी वीडियो देखो जाके। इसलिए गोचंग यहाँ पे अपनी बाटली का इस्तेमाल कर रहा था ब्लैक लाइन्स को रोकने के लिए, हालांकि वो भी धीरे धीरे करके अपना दम तोड़े दे रही थी। आखिरकार वो लोग सेफली यहाँ पे टाइम ऑफ रिवर से बाहर वापस आ जाते हैं। वो भी गोचंग जैसे ही बाहर आता है तब उसे चैन की सांस आती है, लेकिन जो बाटली थी वो काफी ज्यादा भड़की हुई थी। अब देखो गोचंग दोबारा यहाँ पे ज़ूई डॉ डोमेन के अंदर वापस आ चुका है, लेकिन अब ये पहले वाला नहीं था जहाँ का एम्परर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हो तब आई आ रही हो तो अय्यासी पे लग जाए। अब ये जगह बदल चुकी थी तो फिर ये जगह बन चुकी थी दी ट्रांसेंडेंट डिवाइन डायनेस्टी। अब ये इंपीरियल डायनेस्टी नहीं रही और गोचंग इसीलिए पास्ट में गया हुआ था ताकि वो इस समय की सारी चीजों को यहाँ पे बदल सके और इस जगह को और भी ज्यादा एडवांस और ताकतवर बना सके। पुरानी वाली डायनेस्टी बदल गई और नई डायनेस्टी यहाँ पे आ गई जो कि पहले वाले से और भी ज्यादा अच्छी है। हुआंगियो ने गोचंग को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, उसने यहाँ पे एम्परर की पोजीशन ली, एक नई डायनेस्टी बनाई और अपने आप उसे यहाँ पे ताकतवर बनाते गई। साथ ही में उसने यहाँ पे जो डिवाइन रियोन वाला लेजेंड था वो भी पीछे छोड़ दिया। बेसिकली उसने अपने पोतों को बताया होगा ना कि उसको यहाँ पे किसी डिवाइन डेटी ने पढ़ाया था तभी वो स्ट्रॉन्ग बन पाई और उसने ये सब कुछ यहाँ पे तभी से शुरू किया। इसीलिए गोचंग आगे से उसे यहाँ पे कंफर्म करने के लिए चेक भी करता है तो वो आम लोगों को यहाँ पे बातें करते हुए सुनता है जहाँ पे वो सभी एम्प्रेस हुआंगियो की तारीफ करे जा रहे थे कि अच्छा हुआ कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे डिवाइन डायनेस्टी बनाई जिससे वो जैसे नॉर्मल लोग भी यहाँ पे शांति और सुखी के साथ में रह सकते हैं। साथ ही में इनकी बातों से हमें ये भी पता चल जाता है कि हुआंगियो अब चल बसी है, वो जिंदा नहीं है। अभी तक तो हमें यही पता चला इनकी बातों से। हाँ उसने ये भी बता दिया था कि यहाँ पे वो किसी डिवाइन रियोन के अंदर गई थी और उसको यहाँ पे किसी पावरफुल बीइंग ने सिखाया था, पढ़ाया था, इसीलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग बन पाई थी। लेकिन आज तक कोई भी उसे यहाँ पे डिवाइन रियोन को ढूंढ नहीं पाया है, जिससे गोचंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि सब कुछ प्लान के माफी की चल रहा है। जिसके बाद गोचंग टेलीपोर्ट मारता है और उसी पत्थर के सामने आता है जहाँ पे उसने यहाँ पे हुआंगियो को बाहर निकाला था। वहीं पे गोचंग दरवाजे के सामने ही सॉर्ड को देखता है तो गोचंग को समझ में आ जाता है कि हुआंगियो जब यहाँ पे ट्रांसेंडेंट स्टेज पे पहुंच गई थी, लेकिन तभी वो गोचंग के बारे में भूली नहीं थी। वो बार बार इस जगह पे आती थी लेकिन वो कभी भी यहाँ पे डिवाइन रियोन के अंदर नहीं जा सकी। ऑफ कोर्स गोचंग की परमिशन के बिना भी कोई अंदर नहीं जा सकता है, इसलिए गोचंग को भी बुरा लगता है कि उसने यहाँ पे अपने आप को इतना ज्यादा दर्द क्यों दिया बेफालतू में। साले प्यार करती थी, प्यार ऐसा ही है। बाय द वे इस बंदे के अंदर एम्पैथी नाम की एक भी चीज नहीं है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों को क्या महसूस होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में इसके जो रिएक्शन एक्सप्रेशन है, जो लव है, वो सिर्फ हमें एंटरटेन करने के लिए दिखाया जाता है, नहीं तो ये सीरीज इतने ज्यादा एंटरटेनिंग ना हो पाती। खैर गोचंग आगे से यहाँ पे सॉर्ड को पकड़ता है और आगे से कहता है कि अब समय आ चुका है एरा ट्री की रूट्स को इस दुनिया के अंदर दोबारा लाने का। जिसके बाद जब वो सॉर्ड को खींचता है तो उसी के साथ में एरा ट्री जमीन को चीरते हुए बाहर निकलता है और जैसे ही एरा ट्री बाहर निकलता है तो उसके अंदर से भयानक एनर्जी बाहर निकलती है और उसी सेम टाइम पे इस गैलेक्सी के जितने भी एक्सपर्ट थे उन सभी को भी इस ऑरा के बारे में पता चल जाता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि शायद से कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेजर सरफेस पे आया है। जिसके बाद हम लोग अभी की यहाँ पे किसी को देखते हैं और बहन तो अपने पैर के बाल तो काट ले, लड़की है। आई एम नो हैव पर्सनल फीलिंग्स विद दैट, बट प्लीज यार गंदे लगते हैं वो, और इसके अलग ही शौक है। खैर इसको भी यहाँ पे वो ऑरा महसूस होता है तो ये तुरंत यहाँ पे सतर्क हो जाती है। जिसके बाद और भी यहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठा हो जाते हैं और वो सभी आगे से कहते हैं ऐसा लगता है कि जो रूमर्स यहाँ पे डिवाइन रियोन के बारे में फैले हुए थे वो सब कुछ सच थे। जिसपे एक बंदा आगे से कहता है तो फिर हम लोग कौन से मुहूर्त का इंतजार करते हैं, चलते हैं देखते हैं कि वो सच है या नहीं। वहीं पे कुछ हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे एराडा फ्रूट एक कमाल की चीज है। ये पूरी तरीके से यहाँ पे समय केंद्रित है। न्यूट्रिशन, डाउइंटेड, डिवाइन फॉर्चून, ये सभी का एक मेल है। बेसिकली ये इन सभी से पूरी तरीके से परिपक्व है, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। मतलब इसके अंदर होता नहीं कि बॉडी को पूरी तरीके से जितने भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट और विटामिन अगर उनको सिर्फ एक गोली के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर उसको यहाँ पे समेकित बोला जाएगा। समझ गए ना मतलब तुम। साथ में गोचंग हम लोगों को बताता है कि जिस दिन यहाँ पे एराडा फ्रूट पकेगा उसी दिन यहाँ पे डिवाइन रूट भी आएगी और सामने आएगी और इस चीज का जो लालच है, जो यहाँ पे तड़प रहेगी, वो एक तरीके से परफेक्ट अचारी की तरीके काम करेगी। जब गोचंग एब्सोल्यूट इन ओरिजिन एसेंस का इस्तेमाल जाल के तरीके करेगा और पॉकेट रू रियलम का एक तरीके से यहाँ पे नेट की तरीके। बेसिकली इस दुनिया के जितने भी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होंगे वो सभी यहाँ पे डावेरा फ्रूट के लिए आएंगे और गोचंग उन सभी को एक बार में ही पकड़ लेगा। जिसके बाद उनका मस्त धनिया बनाएगा, चटनी बनाएगा और उन्हें घटक जाएगा। और ये है इसका यहाँ पे अल्टीमेट प्लान।
लैंड। उतने में गोचेंग को महसूस होता है कि कुछ लोग यहाँ पे बेफालतू में उंगल करने को आ रहे हैं। तो गोचेंग उससे कहता है घी गिरा नहीं कि मक्खियां आ गई। वह भी लोग यहाँ की जो व्हाइट मिस्ट थी उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। शायद से स्पिरिचुअल एनर्जी होगी जो कि और भी ज्यादा रिच होगी। बेसिकली होता नहीं कि किसी चीज को तुम और भी ज्यादा मिलाते जाओ तो वो घना होता जाता है, बिल्कुल वैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा यहाँ की घनी हो चुकी है इस रियोन की कि वो साला एकदम व्हाइट रूप में दिखाई दे रही है। जैसे कि प्रदूषण बातों ही बातों में दिल्ली को लपेटे में ले लिया। खैर ये जो लपेटे जा रही थी, लपेटने की सजा इसको मिल भी जाती है। अचानक से गोचेंग इसके ऊपर हमला करता है और एक बार में ही इसका दिल गुर्दा आत्मा सब कुछ चुरा लेता है। बाद में इसका नाम जानते हो क्या था? क्वीन ऑफ लस्ट एंड प्लेजर। और दोनों चीज ये खुद पे ही लागू करती है, देती किसी को नहीं। जैसे कि FSCI सब कुछ लागू करता है, बस चलाता किसी पे नहीं, सिर्फ लागू करता है। खैर लोगों को जब तक समझ में आ जाता है कि अगला नंबर इन्हीं लोगों का है, उतने में इनका नंबर लग भी जाता है और ये भी लपेटे में ले लिए जाते हैं। भागने का कोई फायदा नहीं, सबका नंबर आएगा भाई। जिसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि इनके वर्ल्ड से बाहर आ जाता है। उस पेड़ को लगाने के बाद मोर ये साला इतना बड़ा है कि स्पेस से भी दिखाई दे रहा है। पेड़ है कि खंभा? फिर गोचेंग आगे से हम लोगों को बताता है कि वो यहाँ पे पॉकेट रियलम का इस्तेमाल सिर्फ तभी कर सकता है और इस गैलेक्सी को रिफाइन में सिर्फ तभी कर सकता है जब वो यहाँ पे इस रियलम की हेवनली विल को मार देगा। जिसके बाद ही वो यहाँ पे इस अपने पॉकेट रियलम का इस्तेमाल करेगा और इस पूरे रियलम को अपने पॉकेट रियलम के अंदर डाल लेगा। जहाँ पे ये लोगों को ये लगा कि ये लोग नॉर्मल तरीके से ही जी रहे हैं, हालांकि वो सिर्फ गोचेंग की कैद के अंदर होंगे। जैसे कि हम लोग अपने वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, हमें लगता है कि हम यहाँ के बादशाह हो और पता चले कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ किसी एलियन के, जो कि यहाँ पे एकदम हायर बीइंग है, उसके सिर्फ हम लोग खिलौने हैं, उसके पालतू पेट हो। वो स्कोप से देखता होगा, अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प आज ये काम कर रहा है, ये तो बड़ा हरामी है। अच्छा पुतिन जी ये काम कर रहे हैं, अच्छा है, करिए करिए। जिसके बाद गोचेंग यहाँ पे इजिली यहाँ पे इस वर्ल्ड को रिफाइन कर सकेगा और अपने लिए इस्तेमाल कर सकेगा। बाद में गोचेंग इस चीज को यहाँ पे पॉकेट डिवाइन किंगडम का नाम देता है। जिसके बाद भले ही इस रियलम के अंदर बेसिकली जहाँ पे ये लोग फल फूल रहे हैं, वहाँ पे कॉसिन डिवाइन इमॉर्टल का कोई बंदा ही आ जाए, तभी वो लोग गोचेंग की पकड़ के अंदर ही रहेंगे और वो लोग बहुत ही ज्यादा लिमिटेड कर दिए जाएंगे। उतने में ही गोचेंग को पीछे से हेवनली विल की आवाज आती है, जो कि आगे से कहता है कि जो लोग भी यहाँ पे हेवन को डिफाई करेंगे, बेसिकली उसके खिलाफ में जाएंगे, वो लोग मारे जाएंगे। वह पे इसने अपना प्रदर्शन तो एकदम हाई लेवल का दिया था, एकदम ऑरा माफिक। पीछे से एकदम हायर बिंग टाइप में कुछ बंदा बाहर निकलता है जो कि गोचेंग को मसलने की कोशिश करता है, लेकिन गोचेंग हम लोगों को बता देता है कि अभी की उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इजिली यहाँ पे किसी भी हेवन लेवल को बिना किसी मेहनत के यहाँ पे टेक डाउन कर सकता है, मसल सकता है उसको। और बंदा ये काम खुद से नहीं करता, वो यहाँ पे रिकार्डेशन मास्टर के पपेट को बुलाता है, ये कहते हुए जाओ दो हाथ करके आओ इसके साथ, और हाँ जल्दी करना, मुझे यहाँ पे कपड़े भी पहनने हैं, शादी का समय हो रहा है भाई। दूल्हा ही लेट पहुंचेगा तो कितनी बेइज्जती होगी, दहेज भी नहीं मिलेगा। दहेज भी ये बैंक से उसकी पूरी डायनेस्टी मांग लेगा। ये तो अपनी वुसवांग डायनेस्टी लाओ, उसको रसीद पे जल्दी से अपने लिपस्टिक के निशान मारो, वो मेरे लिए सिग्नेचर है। जिसके बाद अगला सीन आधे महीने का और बात का होता है और हम देखते हैं शादी आ गई भाई, शादी का सीजन आ गया। हम लोग लेजेंडरी पंछी को देखते हैं जो कि इतने समय गुलाम बना हुआ था, जस्ट लाइक सिस्टर्स ब्रदर। ये घर के सारे काम कर रहा था और जियान उससे कह रही थी सही से लगाओ साले, नहीं पंख उखाड़ लूंगी तुम्हारे, और खाना भी तुम्हारा एक महीने का मोटा मोटा के साले भैंस हो गए हो। इसके बाद पंख गिर रहे थे पसीने से। जियान यहाँ की पूरी तरीके से मैनेजर बनी हुई थी और वो पूरी जगह को यहाँ पे अच्छे से सजा रही थी। कितने तनख्वाह मिली होगी बस मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ। आगे से कहती है कि गोचेंग से ढेर सारे पैसे लूंगी। उतने में यहाँ पे एक सर्वेंट आता है जो कि जियान को बताता है कि जल्दी चलिए भाई, कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। जियान उससे कहती है क्या हो गया भाई, चैन से सांस लेने नहीं देते, आधे महीने से तुम लोगों ने जोरू का गुलाम बना के रखा है मुझे, जहाँ देखो वहाँ का सीट देते हो, बर्तन नहीं साफ, उसमें मैं क्या करूँ भाई, मेरे पास थोड़ी ना जादू है जिससे अपने आप ही साफ हो जाएंगे। जियान उससे पूछती है क्या हुआ, जिसपे वो सर्वेंट आगे से बताता है साउथर्न माउंटेन के जो एंसेस्टर है वो यहाँ पे 18 एंसेस्टर के सामने भिड़ने वाले हैं, इसलिए फैमिली हेड ने बोला कि जल्दी से जाओ जियान को ढूंढ के लाओ ताकि आप यहाँ पे उन दोनों को आपस में लड़ने से यहाँ पे रोक सकें। जियान आगे से कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुमने खुद सुना ना, तुमने भी क्या बोला, मैं जाके उनकी लड़ाई रोकूं, मैं उनकी लड़ाई रोकूं, सुना ना तुमने। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 18 एंसेस्टर को देखते हैं और साथ ही में यहाँ पे साउथर्न माउंटेन वाले एंसेस्टर को भी, इनको तो तुम अच्छे से जानते होगे, खासा अपीयरेंस दिया था भाई। खैर ये दोनों सिर्फ इस बारे में लड़ रहे थे कि कौन घर की बहू लेके आएगा। माउंटेन वाले एंसेस्टर आगे से कहते हैं मैं जाऊंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते, साला पैसा कौड़ी जो भी है सब तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा मैं, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो, मैं जाऊंगा बहू को लेने के लिए मैं। इस पे 18 एंसेस्टर आगे से कहती है तुमने एक बार अपना चेहरा देखा है शीशे में, ये कहने से भी पहले मुझे तो बस इसी बात का डर है कि जब वो तुम्हारा बदसूरत चेहरा देखेगी तो हमारी बहुत डर के मारे रो देगी। इसमें माउंटेन एंसेस्टर आगे से कहते हैं कि शकल पे मत जा लाला, ताकत देख मेरी ताकत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पे कितने जवान दिखते हो, छुपाते रहो अपनी कल्टीवेशन के पीछे ही ना। जिस पे 18 एंसेस्टर आगे से कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितनी बहस कर लो, मैं यहाँ पे बहू को लेने के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे सुटेबल पर्सन हूँ। जिसपे माउंटेन एंसेस्टर आगे से कहते हैं कि मैं तब भी यहाँ पे जोर
दूं तो, जिसपे 89 सिस्टर आगे से कहते हैं हरा नहीं सकते तुम मुझे। इस पे ये दोनों एक दूसरे के साथ आपस में लड़ने लगते हैं। उतने में यहाँ पे गोचेंग के फादर आते हैं जो कि उन दोनों से कहते हैं शांत रहो भाई, धीरज रखो, तुम दोनों लड़ना है तो बाहर जाके लो। जस्ट लाइक फूफा एंड ताऊ, दोनों का भी अलग ही कॉम्पिटिशन चलता है शादी में कि कोई भी दूसरे को नीचा दिखाने से कम नहीं आते। खाना खा रहे हैं तो 10 पूरी लपेट जाएंगे लेकिन एक दूसरे से कम नहीं खाएंगे। वो उन दोनों से कहते हैं ये काम सेक्ट के एल्डर्स करेंगे, तुम दोनों जाके चाय का ठेला संभालो। तो ये दोनों यहाँ पे गोचेंग के फादर की तरफ देखते हैं और मन के अंदर सोचते हैं मिल गया मसीहा, अब ये फैसला करेगा कि कौन लाएगा बहू को पहले। उतने में हम लोग जियान को देखते हैं जो कि यहाँ पे गोचेंग की मदर से मिलती है। तो गोचेंग की मदर उससे कहते हैं कि तुम हॉल में क्यों नहीं हो भाई, चीजों को क्यों नहीं चेक कर रही, तुम बाहर क्यों आ गई। जिसपे जियान आगे से बताते हैं किसी ने बोला यहाँ पे 2 कौवे आपस में लड़ रहे थे, सिर्फ इस बात को लेके कि यहाँ पे सोना पहले कौन उठाएगा, बहू के बारे में बात हो रही है। इसपे गोचेंग की मदर आगे से कहते हैं कि उनको यहाँ पे उनकी चीजें खुद हैंडल करने दो, तुम देखो तुम कितनी प्यारी लग रही हो आज, चलो तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पे जो गेस्ट आ रहे हैं उनको वेलकम करने में मेरी मदद करो। इसपे जियान यहाँ पे गोचेंग के फादर की तरफ देखते हुए कहती है लेकिन मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे धर्म संकट के अंदर फंसने वाला है। जिसपे गोचेंग की मदर आगे से कहती है वो साला है ही इसी लायक, तुम लोग चलो कुछ भी सीरियस नहीं होगा। वो वहीं पे हम लोग गोचेंग के फादर को देखते हो जो सच में धर्म संकट के अंदर फंस गए थे। एक तो इनके कल्टीवेशन लो है, ऊपर से ये सेक्ट के यहाँ पे हेड भी इतनी सब है, और ये दोनों एंसेस्टर गोचेंग से पूछ रहे थे कि तुम बताओ हम में से कौन बेहतर है यहाँ पे बहू को लाने के लिए। ये दोनों इधर लड़ रहे, इधर हम लोग डाकू देखते हैं और मैं इसका नाम भूल गया, लेकिन ये गोचेंग यहाँ पे इसको एट बैरनलैंड टेस्ट डोमेन पता नहीं क्या था भाई, वहां से लेके आया था। पहले इसको धर के कूटा था, बाद में इसको गोचेंग ने अपना बना लिया था। ये डा से कहता है कि अगर मैं यहाँ पे फ्रंट कैरेज लेके आऊं तो फिर इसमें कोई दिक्कत है क्या ब्राइड के लिए। इस पे डाउ से कहता है लाला तुम्हारा औकात ना है बा। जिसपे इसका दूसरा सर आगे से कहता है क्यों, हम लोग तो यहाँ पे कौसे साउरन रियलम के कैलेमिटी बीस्ट है भाई, क्यों हम लोगों की औकात नहीं है क्या, मैं यहाँ पे ऑफिशियल कैरेज क्रिएचर के लिए फिट नहीं बैठता हूँ क्या भाई। जिसपे डाउ से हिंदी में समझाता है कि एक्सपीरियंस की बातें पे, ऊपर जो आसमान में देख रहे हो वो तुमसे ज्यादा बड़ा है, तुमसे पहले आया था, और अगर लोग ताकत के बारे में बात करें तो ये तुमसे स्ट्रॉन्ग भी ज्यादा है। और जब ये दोनों अपना सर उठा के ऊपर देखते हैं तो फिर इन्हें यहाँ पे गोचेंग का ड्रैगन दिखाई देता है जो सच में स्ट्रॉन्ग था। और फिर को समझ में आ जाता है कि गोचेंग यहाँ पे अकेला ही वुसवांग डायनेस्टी चला गया है, अब वो लोग यहाँ पे गोचेंग को और ज्यादा वेट करने नहीं दे सकते हैं। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे सेलेस्टियल वुसवांग डायनेस्टी का होता है और इनके में यहाँ पे उल्टा होता है, लड़की जाती है बारात लेके लड़के के घर में। आई डोंट नो, चाइनीज थीम भाई, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हम लोग गोचेंग को देखते हैं जिसकी यहाँ पे धज्जियां उड़ी पड़ी थी, इसके ऊपर यहाँ पे काफी सारे चोटों के निशान थे और ये दोनों भाई शादी से पहले सुहाग रात मना रहे हैं। ये भी चाइना के अंदर होता है क्या। गोचेंग मिंग से कहता है मेरी आउटफिट कैसी है भाई शादी वाली, साले मैचिंग के खरीदे हो, एक ही बराबर है। मिंग जब गोचेंग की चोटों को चेक करती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये डाउ इंजरीज है और वो गोचेंग से पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो इस पे गोचेंग आगे से कहता है ये कुछ खास सेक्रीफाइस है जो उसे यहाँ पे करना ही पड़ा फ्यूचर के लिए। मिंग को समझ में आ जाता है कि गोचेंग अब यहाँ पे अपर रियलम की फाउंडेशन को टारगेट करने वाला है और मिंग को इसी बात का डर है। बेसिकली यहाँ पे गोचेंग अपने आप को मरवा लेगा जैसा कि हर बार होता है। होता नहीं कि चुल यहाँ पे अपनी औकात से बड़ी होती है, वही बात है, इसको तबाही चाहिए जिसके लिए किसी भी हद तक जाता है और बाद में तबाही इसकी ही ले लेती है। खैर गोचेंग आगे से बताता है उसने अभी तक यहाँ पे जो कुछ भी किया है और इतना सब हो जाने के बाद में अब वो पीछे नहीं हट सकता है, उसे यहाँ पे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि जब एराडो फ्रूट यहाँ पे खिलेगा पकेगा तब अबेरेल वैसे भी यहाँ पे कियोस के अंदर चला जाएगा, चाहे वो कुछ करे या फिर ना करे। इसमें मिंग आगे से अपनी इनसिक्योरिटी बताती है कि उसे सिर्फ इसी बात का डर है कि ये सब कुछ एक सपने के तौर पे है। एक दिन वो उठेगी और उसे पता चलेगा कि सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा और वो सिर्फ यहाँ पे अकेली रह गई है। गोचेंग उसे यहाँ पे शांति संभावना देने की कोशिश करता है, कुछ नहीं होगा यार, काहे टेंशन लेती हो। तो मिंग आगे से बताती है कि जियान भी कुछ दिन पहले आई थी और उसने मुझे कुछ बताया था। गोचेंग उसे कहता है उसने क्या बताया भाई तुमको। उसमें मिंग आगे से बताती है कि उसको सिर्फ इसी बात का डर है कि तुम अपने डिमोनिक हार्ट को यहाँ पे सप्रेस नहीं कर पाओगे और एक दिन कुछ अचीव होगा जिसके बाद तुम यहाँ पे सभी को मार दोगे और अगर तुम्हारे अंदर शुरुआत में कुछ भी अजीब दिखे तो फिर वो जल्दी से यहाँ पे जियान को बता दे, उसके पास कोई तरीका है जिससे वो यहाँ पे तुम्हें रोक पाएगी तुम्हारे डिमोनिक हार्ट को तुम्हारे ऊपर कब्जा करने से। मिंग को पूरा यकीन है कि जियान को कुछ ऐसा मिला है जिससे यहाँ पे उसे फ्यूचर की झलक दिखाई दी है। गोचेंग आगे से कहता है कि मुझको भी यही लगता है क्योंकि जब मैं पिछली बार मिला था तो उसने मुझे कुछ साफ साफ नहीं बताया था। और फिर गोचेंग अपने मन के अंदर यही सोचता है कि जियान ने पक्का यहाँ पे फ्यूचर के साथ में कॉन्टेक्ट किया होगा और शायद से वो वाली वही सेम टाइमलाइन होगी जब यहाँ पे मिंग अपनी पास्ट लाइफ के अंदर थी। पैसे के लिए जब यहाँ पे मिंग अपनी पास्ट लाइफ के अंदर थी, शादी के तुरंत बाद ही गोचेंग ने इसे मार दिया था ना, याद करो, वो वही वाली टाइमलाइन होगी। और उस टाइमलाइन के अंदर यहाँ पे जितने भी ये लोग थे जिनको गोचेंग ने अभी तक नहीं मारा है वो सबके सब यहाँ पे हेवेंस फेवरेट सन और हेवेंस फेवरेट डॉटर होंगे, इसलिए उन सभी का यहाँ पे किस्मत में ही लिखा हुआ था कि वो सभी गोचेंग के दुश्मन ही बनेंगे। जिससे गोचेंग को ये बात और भी समझ में आ जाती है कि वो सिस्टम को जितना सिंपल समझता है सिंपल उतना वो है नहीं। साथ में गोचेंग को अपनी आंटी किंग के बारे में भी याद आता है, उन्होंने भी कुछ गोचेंग को बचाने की कोशिश की थी लेकिन वो पूरी तरीके से बता नहीं पाई थी क्योंकि उन्हें इसी बात का डर था कि उनके आसपास जो कर्मा है वो शायद से ब्लैकलिस्ट कर देगा उन लोगों के ऊपर। इसलिए गोचेंग को सवालों के जवाब सिर्फ तभी मिलेंगे जब वो यहाँ पे ट्रू डिवाइन रियलम तक पहुंच जाएगा। वो मिंग उसे पूछती है कि तुम इतनी गहराई में क्या सोच रहे हो। तो गोचेंग उसे बताता है कि उसने अपना प्लान पहले ही रेडी कर दिया है एरा और डाउ फ्रूट के रिलेटेड, इसलिए उसको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ये सब कुछ होगा तो सिर्फ इस दुनिया के अंदर जो कुछ फंक्शन होंगे वो लगातार यहाँ पे सफाचट होते रहेंगे। साथ में गोचेंग यहाँ पे
पे अपर रियलम के अंदर हेवनली डार्कनेस पैलेस को वापस लेके आएगा और जो बचे कुछ जो अफसर्स होंगे उनको यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर देगा और अपर रियलम के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस चीज में कामयाब होता हूँ नहीं, बस तुम एक बात जान लो कि हम दोनों यहाँ पे एक साथ रहेंगे जैसे कि अभी हैं। तो फिर हम लोग आज अपनी रात की प्रैक्टिस अभी ही क्यों ना कर लें। स्विमिंग आगे से कहती है जैसा कि तुम हो, जिसके बाद ये लग जाते हैं सालों सरा माया कर लो, मेरी क्यों जला रहे हो, जल तो किसी और की रही हो, सी से नाम शुरू होता है उसका। इसके बाद हम लोग गुचेंग के ड्रैगन को देखते हैं जिसको यहाँ पे घोड़ा गाड़ी बना दिया गया था और ये गुचेंग यहाँ पे कैरेज लेके आया था। बेसिकली वो गुचेंग को यहाँ पे लेके जाएगा। ये खाली कैरेज आया इतने समय मैं पहले बता दूं, बारात की तुम्हें डिटेल दूंगा भाई, मैंने ही तो सेट करवाई है शादी, मजवानी में ही हूँ। वह पे बहू को लेने के लिए और कोई नहीं आया था भाई, यहाँ पे सिर्फ क्लैन के एल्डर्स ही आए हुए थे, दोनों में से कोई नहीं आया। फादर ने उनको अपनी बातों में बिछा के रखा, उधर से कैरेज लिटवा दिया कि जाओ लेके आओ साला, जब तक ये लोग लड़ते हैं नहीं बवाल मचा देंगे। ये होती है ट्रिक फूफा और ताऊ को संभालने की। खैर ये लोग अपने रिश्तेदार बांटते हैं। वहीं पे जो मिंग के फादर थे वो आगे से किसी को भेज देते हैं, कहते हुए तुम्हारी शादी का बुलवा आ गया भाई, गाड़ी आ चुकी, रेडी हो जल्दी से। वहीं पे जो कुछ लोग थे वो यहाँ पे गुचेंग फैमिली के जो यहाँ पे कैरेज था उसके बारे में बात कर रहे थे कि ये साला कितना बड़ा है भी, और ऊपर से ये देखो कि इन लोगों ने कितने यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल रियलम के एक्सपर्ट्स को भेजा है सिर्फ यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद मिंग के फादर जब तक मिंग के कमरे के पास में पहुंचते उससे पहले गुचेंग ने यहाँ पे फॉरबिडन अरे लगा रखी थी दिन के टाइम में। मिंग के फादर हैरान भाई ये क्या हो रहा है भाई, वो बाहर से कहते हैं तुम्हारा दुल्हन वाला सामान आ गया भैया, रेडी हो जाओ, दरवाजे पे खड़ी है गाड़ी। ये दोनों हैरान कि साला ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए, मैंने तो साफ बोला था कि लेट से आना, हर बार तो बारात लेट ही होती है, लोग टाइम से पहले कैसे आ गए। इसके बाद वो दोनों जब दरवाजा खोलते हैं तो मिंग के फादर यहाँ पे गुचेंग को पहले ही देखते हैं घर के अंदर, साला घर जमाई। मिंग के फादर भड़क जाते हैं, वो आगे से कहते हैं साले शादी से पहले सुहाग रात हरामखोर। लेकिन गुचेंग आगे से कौसिडवानी मॉडल लेवल का वेपन बाहर निकालता है कि तो आप ये रखिए यार, समझिए मैं सबको समझता हूँ। वेपन को देख के मिंग के फादर आगे से कुछ भी नहीं बोल पाते, वेपन के चक्कर में अपनी इज्जत बेच खाई। फिर इसके बाद बारात निकाली जाती है लड़की वालों के घर से। वो पे मिंग का पेट भी यहीं पे था और गुचेंग का भी था और सभी लोग इन लोगों के बारे में बता ही बोले जा रहे थे, तो मैच मेड बाय हेवन, साले ऊपर ही हो तुम लोग। इसके बाद मिंग कैरेज की तरफ जा रहे थे और उसको यहाँ पे डर लग रहा था क्योंकि ये वही पल है जो कि यहाँ पे जिंदगी को बदल भी सकता है। शादी की भाई फ्लैशबैक आ रहे भाई, PTSD। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल लेते हैं और जब ये साले आगे बढ़े थे इनकी शॉक वेव निकल रही थी इनसे, तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। ये कहते हुए कि 7 जन्म साथ रहेंगे, साथ रहो या 700 मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस चैप्टर आते रहने चाहिए। वहीं गुचेंग अपने ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ था। वहीं पे गुचेंग के जो एल्डर थे वो आगे से कहते हैं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कई सारे फंक्शन आए हुए थे शादी को अटेंड करने के लिए, लेकिन ये इलाका पूरी तरीके से शांत है। गुचेंग आगे से कहता है आज मेरी शादी और मेरा दिन एकदम भला चंगा चल रहा है, एकदम मस्त हूँ मैं, अगर किसी ने थोड़ी सी भी बाधा डालने की कोशिश की तो उसका धागा बना के पिछवाड़े में बांध दूंगा मैं उसके और लटका दूंगा। उतने में ही 3 धागा बंधवाने के लिए आ भी जाते हैं और गुचेंग के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं मर जा। गुचेंग आगे से कहता है ओ देखो तो भाई कोई मरने के लिए आ गया है। वहीं पे ये तीनों इस बार गुचेंग को टारगेट नहीं करते हैं, बेसिकली मिंग को निशाना बनाते हैं और फुल ताकत से मिंग के ऊपर हमला करते हैं, जिससे सभी लोग यहाँ पे पैनिक करने लगते हैं क्योंकि ये वाला कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। बेसिकली वो लोग 9 हेवन इमॉर्टल स्लिंग अरे फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि एक बार में इजीली यहाँ पे कई सारे लोगों को खत्म कर सकता है और ये निशाना डायरेक्ट मिंग के कैरेज की तरफ ही जा रहा था। वो मिंग का लेवल काफी ज्यादा कम है तो वो इजीली इसे ब्लॉक भी नहीं कर सकती और मारी ही जाएगी। मिंग की जो डिसाइपल थी वो तो उसे चिपक जाती है कहते हुए आप मत मारिए बहन, उसको बचाने का भी कोई फायदा नहीं, दोनों ही निपट जाओगे, इतना तगड़ा झटका है वो। हालांकि मिंग पूरी तरीके से यहाँ पे केयरलेस थी क्योंकि उसे पता है कि गुचेंग प्रोटीन लेके आया है, गोली खाई है उसने, इसलिए वो एकदम बाहुबली है इतनी समय। इसलिए जब बिजली का झटका उन लोगों के ऊपर घटता है तो गुचेंग आगे से प्रोटेक्टिव बैरियर लगाता है और मिंग को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। गुचेंग उन लोगों से कहता है कि अच्छा मैंने देख लिया कि तुम लोगों के लिए इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है मुझे मारना, तो वही तुम लोगों ने यहाँ पे मिंग को टारगेट बना लिया, अच्छा लगा तुम लोगों ने इतनी अच्छी चॉइस जो यहाँ पे चूज की। वो पे इन दिनों की फटी गुचेंग को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग देख के, क्योंकि ये भी हैरान था कि ये साला 2 दिनों के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और जब तक इन्हें समझ में आ जाता है कि कल्टी मारने का समय उतने में ही गुचेंग इन लोगों को पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल करूंगा पूरे अपर रियलम को दिखाने के लिए कि मेरे लिए यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल रियलम के एक्सपर्ट को मारना बस चुटकी बजाने जितना आसान है, और अगर कोई भी मेरे खिलाफ यहाँ पे जाना चाहेगा तो फिर वो यहाँ पे मरने के लिए तैयार रहे। जिसके बाद गुचेंग एक झटके के अंदर ही इन सभी को यहाँ पे निपटा देता है, मसल के रख देता है। यहीं पे चैप्टर खत्म होता है और मुझे एक बार चेक कर लेने दो इसका चैप्टर आगे आया या नहीं। मैंने चेक कर लिया भाई, यही लास्ट चैप्टर है, इसके आगे तक अभी कोई भी चैप्टर यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं हुआ है, रॉ में है लेकिन वो यहाँ पे ट्रांसलेटेड नहीं है और ऊपर से लॉक लगा के रखा है, धनी राम देना पड़ेगा जो मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। सो वी कैन से दैट यही इस मानवा का अंत है। हाँ भाई नेक्स्ट पार्ट अब 2 महीने बाद आएगा तो इसको अंत ही तो बोलूंगा ना मैं।